हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बूस्टर प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा पार्ट 7 है एथिक्स सीरीज का। ऑलरेडी आपको पता है कि एथिक्स सीरीज में हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं मेंस बूस्टर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसी सीरीज को हम आगे कवरअप करते हुए अपनी इस सीरीज को कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने की सबसे खास बात यह है कि वास्तव में सिविल सेवक के अंदर जो वैल्यू सिस्टम है उसको कैसे इंसर्ट किया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए और कैसे उसको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाया जाए। तो इसीलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना होता है। और जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो हमने आपको अभिरुचि भी पढ़ा दिया था, हमने आपको सत्यनिष्ठा के इंटीग्रिटी पढ़ा दिया था, हमने आपको इम्पार्शलिटी भेदभाव रहित पढ़ा दिया था, हमने आपको नॉट पार्टनरशिप तक की बातें कवर करा दी थी। अब हम उसी के आगे के टॉपिक को अर्थात हम आपको इम्पैथी, सिंपैथी, अल्ट्रुइज्म एंड कंपैशन के मध्य डिफरेंस को पढ़ाएंगे और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करेंगे। अर्थात एक तरीके से मैं ये कहूँ तो आज मैं आपको सहानुभूति, संवेदना और समर्पण का भाव, इन चीज़ों को कवर करा दूंगा। फिर हमारा केवल 2 टॉपिक बचते हैं, टॉलरेंस और निष्पक्षता। निष्पक्षता वास्तव में भेदभाव रहित का ही एक टाइप है। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अपने पार्ट 5 में कवर कराएंगे। और जब पार्ट 5 में हम कवर करा देंगे तो ये वाला पूरा का पूरा हमारा टॉपिक सिलेबस का कवर हो जाएगा। और जो ही ये कवर हो गया फिर हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में प्रोबिटी को कवर कराएंगे, अर्थात ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी का अर्थ क्या होता है और ईमानदारी आखिरकार यूपीएससी में क्यों जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, ये सब के सब टॉपिक आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर पढ़े होते हैं, या अपने समाज से, अपने परिवार से या अपने दोस्त जनों से इन चीजों को कभी ना कभी सीखा होता है। तो इसीलिए इनकी बस परिभाषिक रूप से जो शब्दावली है या इनकी जो परिभाषिक रूप से परिभाषा है 2 से 3 लाइन की, सिर्फ उसे याद कर लें। बाकी सारी चीजें अप्लाइड फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें। जब भी आप कोई चीज देखें, किसी भी पर्सन को देखें तो और आपने अगर उसकी मदद की है तो आप ये दिमाग में रख लें कि अच्छा ये इम्पैथी है। आप ये देख लें कि अच्छा ये सिंपैथी है, अच्छा ये कंपैशन है, अच्छा ये अल्ट्रुइज्म है। अभी परेशान मत होइए, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनका मतलब क्या है, बोलते तो चले जा रहे हो, तभी सब क्लियर कर देंगे। और जब क्लास ये पूरी आपकी कवर हो जाएगी तो ये चारों वर्डों का एक सामान्य अंतर, साथ ही चारों वर्डों की एक सामान्य परिभाषा और साथ ही इन चारों वर्डों की यूपीएससी या कहें एक सिविल सर्वेंट आईएएस में इसकी रेलेवेंस, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आज आपको सिंपैथी और एम्पैथी को कवर करेंगे। फिर हम इसी में कंपैशन के साथ में एम्पैथी और सिंपैथी को मिक्स करेंगे, अल्ट्रुइज्म के साथ में सिंपैथी एम्पैथी को मिक्स करेंगे और लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, या कहें एक सिविल सर्वेंट में सबसे ज्यादा कौन सी चीज होनी आवश्यक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, चारों अगर वर्ड हैं तो चारों वर्ड की अपनी एक महत्ता होगी, चारों वर्ड की अपनी एक प्रासंगिकता होगी। तो वो प्रासंगिकता क्या है, और बीच में ही हम देख लेंगे कि आखिरकार किसी भी सिटीजन के अंदर अगर एम्पैथी का गुण है, खासतौर पे सिविल सर्वेंट के अंदर, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, या किसी भी पर्सन में हमें एम्पैथी या सिंपैथी के जो फीचर्स हैं उनको अगर इनकलकेट करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को इनकलकेट कर रही है एज अ सिविल सर्वेंट में, तो वो कौन कौन से उसके प्रोग्राम हैं। इतना जब सब कवर कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपकी जो केस स्टडी है वो लगभग 80% तक कवर हो जाएगी।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक चीजें टुकड़े टुकड़े में इनको कट करते हैं और इसको फिर पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास अन्य क्लासेस की अपेक्षा थोड़ी और रोचक लगेगी, क्योंकि इस शब्दों से आप लोग जुड़े होते हैं। बस एक ही चीज कहूंगा कि आप लोगों के आसपास अगर नैपकिन वगैरह रखी हो, ठीक है, तो आंसू पोंछने के लिए रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के अश्रु बहने लगें और इतने बहने लगें कि उनके घर में एक नदी की तरह बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इतना भी मत रो लेना कि अश्रु आपके नयन मतलब आपके किसी के चरणों को भी धो दें, ऐसा मत करना। किसी की फीलिंग हो सकता है टच कर जाए, किसी के पुराने दिन अपने याद आ जाएं, है ना, तो मेरे को दोष मत देना। मेरा तो उद्देश्य है केवल पढ़ाना और हम आपके अंदर की सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन और अल्ट्रुइज्म को समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि मेरी एक खास बात क्या है कि पहले इन चारों वर्डों को अर्थपूर्वक समझा दें और फिर एक एक वर्ड को उठाएं और फिर पूरी अपनी कहानी गढ़ते चलें, ठीक है। तो पहला वर्ड यहाँ पे आता है आपका सिंपैथी, ठीक है। दूसरा वर्ड आपका आता है एम्पैथी, ठीक है। तीसरा वर्ड आपका आता है अल्ट्रुइज्म, ठीक है। चौथा वर्ड आपका आता है कंपैशन। क्लियर? ये चार वर्ड हैं। सिंपैथी जो होती है इसका मतलब क्या होता है? सहानुभूति। ध्यान देना, सहानुभूति, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति या इसको बोलते हैं परानुभूति, ठीक है। अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है दूसरों की मदद करना, ठीक है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा या दया। ये चारों वर्डों का ये चार मतलब होते हैं। अब एक एक करके इन वर्डों को मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है, फिर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सहानुभूति का मतलब ये होता है कि कोई एक सज्जन है, परेशान है, ठीक है, उस परेशान सज्जन की मदद करना या उस परेशान सज्जन को देखना और उसे समझाना, ठीक है। सहानुभूति का सिंपल सा ये मतलब होता है कि दूसरे पर्सन को समझाना। दूसरा पर्सन अगर समस्या में है तो उस पर्सन को उस समस्या से बाहर निकालने के लिए उसे मोटिवेट करना, ये मतलब है सामान्य सा सहानुभूति का। समानुभूति या परानुभूति का मतलब ये होता है दूसरे की वेदना को या दूसरे की फीलिंग को या दूसरे की समस्या को कभी आपके जीवन में होने वाली समस्या से जोड़कर उसे समझाना। मतलब ये सहानुभूति का एक अगला कदम है समानुभूति। फिर से इसको समझाता हूं कि सहानुभूति का सामान्य सा मतलब ये होता है कि मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है टुकी, ठीक है। आप उसके दोस्त हैं, आपका नाम है टुक टुक, ठीक है। तो टुक टुक ने देखा कि टुकी नाराज है, टुकी किसी चीज को लेके परेशान है, तो टुक टुक ने टुकी को ज्ञान दिया कि टुकी तुम परेशान मत हो, इस बार तुम्हारा प्रीलिम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार की तुम तैयारी करो, अगली बार तुम्हारा प्रीलिम हो जाएगा, परेशान मत हो टुकी। तो टुकी को मोटिवेट करने वाला टुक टुक ये सहानुभूति दर्शा रहा है किसके प्रति? टुकी के प्रति। लेकिन समानुभूति क्या हुई? समानुभूति ये हुई कि मान लो टुकी ने प्रीलिम दिया, टुकी का ये प्रीलिम का फर्स्ट अटेम्प्ट था और टुक टुक ने भी कभी एग्जाम दिया था और टुक टुक का ये फोर्थ अटेम्प्ट था। तो टुक टुक को ये दिखा कि टुकी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फेल हुई तो टुकी के अंदर इस समय क्या चल रहा होगा। अर्थात टुकी की जगह पे अपने आप के फर्स्ट अटेम्प्ट को ध्यान में रखकर टुकी को समझाने वाला प्रोसेस टुक टुक के द्वारा ये समानुभूति कहलाता है। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं कि अगर आप में से किसी का ब्रेकअप हो गया था
आप ब्रेकअप से बाहर निकल आए थे, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया, तो आपने अपने दोस्त को उस वक्त जो सलाह दी ब्रेकअप से निकलने की, वो कहलाती है एम्पैथी, समानुभूति। क्यों? क्योंकि आपने भी उस गम को झेला, उसने भी उस गम को झेला। जैसे एक गीत आप सुनते होंगे कि तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, चलो इस गम को ही मार डालें। तो तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, ये एम्पैथी है कि यार तुम्हें भी जो दर्द हो रहा है, हमें भी जो दर्द हो रहा है, वो सेम है। इसको बोलते हैं एम्पैथी। समझ गए इतनी बात? सहानुभूति, समानुभूति या परानुभूति का सामान्य मतलब आप समझ गए। तीसरा आता है अल्ट्रुइज्म। सहानुभूति और समानुभूति में क्या है अंतर? कि सहानुभूति दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सिचुएशन है, बशर्ते उसने वो प्रॉब्लम कभी फेस की नहीं थी, लेकिन उसने समझा दिया। समानुभूति एक ऐसा प्रोसेस है कि उसने उस प्रॉब्लम को फेस किया था, इसलिए उसने उस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझा दिया। जैसे छोटी सी बात है कि आप में से किसी देवी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है आपके बॉडी को लेकर, तो उस बॉडी के पेन को मैं समझ तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपके उस दर्द को कम करने के लिए सलाह जरूर दे सकता हूं। तो वो जो मैं सलाह देता हूं वो सहानुभूति की सलाह है। आपकी मातें, आपकी सिस्टर आपको जो सलाह देंगी वो समानुभूति की सलाह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दुख, उस दर्द से निकली हैं, या उस दुख और उस दर्द या उस पीड़ा को सहन कर रही हैं, तो वो उस पीड़ा को समझती हैं। जैसे जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन को सही से एक प्रेग्नेंट वुमेन ही समझ सकती है, मैन नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैन कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। अब ये मत कहना कि सर अभी हाल ही में तो चाइना में हो गया, अरे चाइना में तो क्या हो गया, उस पर हमें क्या जाना। लेकिन ये समझो कि उस प्रेग्नेंट की अवस्था को समझकर जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वो समानुभूति। लेकिन एक बात बता दें, ना तो सास में, ना तो बहू में, ना तो सास की जो बेटी है उसमें, और ना उनकी सास में ये विचार अब्सेंट होता है। अगर ये विचार प्रेजेंट हो जाए ना, तो घर परिवार के रिश्ते ही ना टूटें। भाई जो आज सास है वो कल इससे पहले किसी की बेटी तो रही होगी ना। जो आज मतलब बहू है वो इससे पहले किसी की बेटी तो रही होगी ना। तो उसने जो दुख झेले थे, तो तुम काहे थोप रही हो उस पे वो दुख। तो उन दुखों से बचने की प्रवृत्ति अगर किसी में आ जाती है, वो उसकी फीलिंग को समझ पाती है, चाहे सास हो या बहू हो, तो वो एक तरीके की एम्पैथी कहलाती, क्योंकि वो भी उस प्रॉब्लम से कभी ना कभी गुजरी थी। अल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि सहानुभूति और समानुभूति तो होती ही है, लेकिन सहानुभूति और समानुभूति में हम जुबान से कोई बात कहते हैं, हम उसके बॉडी को मतलब पेन होने से बचाने के थपकियां लगाते हैं कि चलो ठीक है परेशान मत हो, हम हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको आलिंगन करते हैं। लेकिन अल्ट्रुइज्म में है कि हम उसकी मदद करते हैं बाय मनी, हम उसको पैसा देते हैं, उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं, हम उसको सोसाइटी के रूप में सपोर्ट देते हैं, हम उसकी वेलबींग को श्योर करते हैं, और उसके लिए जो भी हमें स्टेप लेने पड़ते हैं, जो भी खर्च हमें देने पड़ते हैं, वो हम खर्च करते हैं। समझ गए कि ये इसका एक अगला चरण है अल्ट्रुइज्म। लेकिन कंपेशन और अल्ट्रुइज्म बिल्कुल सेम है, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में। वो क्या कि अल्ट्रुइज्म में ये नहीं देखा जाता है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, अर्थात दोनों की मदद की जाती है। लेकिन कंपेशन में उसी की मदद की जाती है जो गरीब है, जो पात्र है, जिसको सच में जरूरत है।
यानी कि उज्ज्वला जो योजना आई उसमें जो गिव इट अप कैंपेन था वो वास्तव में अल्ट्रिज्म के लोगों के लिए था, ताकि कंपेशन को हम प्रमोट कर सकें, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको प्रमोट कर सकें। तो आपको क्या पता चला इन चारों शब्दों से? दो चीजें पता चली कि सिंपैथी जो होती है वो अपने अंदर हमने वो फील किया, भले ही हम उस सिचुएशन से नहीं गुजरे, तो वो हमारी कहलाई सिंपैथी। एम्पैथी क्या हुई कि हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया था और फेस करने के अकॉर्डिंग हमने उस सामने वाले को सलाह दी, वो कहलाई एम्पैथी। लेकिन अल्ट्रिज्म में केवल सलाह नहीं दी बल्कि उसकी इकोनॉमिकली सपोर्ट भी किया। चौथा, कंपेशन। अल्ट्रिज्म में हम गरीब और अमीर दोनों की मदद करते हैं जो जरूरतमंद है, लेकिन कंपेशन में हम केवल और केवल गरीब की मदद करते हैं। अर्थात कंपेशन इन चारों में से सबसे एक्सट्रीम है, सबसे ज्यादा है, सबसे स्ट्रांग है। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि मदर टेरेसा को आप किस में रखेंगे? कंपेशन में। रतन टाटा को आप किस में रखेंगे? अल्ट्रिज्म में। बिल गेट्स को आप किस में रखेंगे? अल्ट्रिज्म में। बराक ओबामा को किस में रखेंगे? अल्ट्रिज्म में। अलग अलग प्लेयर्स को किस में रखेंगे? अल्ट्रिज्म में। एम्पैथी में किसको रखेंगे? ज्यादातर जो घर परिवार के हमारे लोग होते हैं, जो अनुभवशील लोग होते हैं। सिंपैथी में किसे रखेंगे? जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सिचुएशंस को ना जानते हो। यूपीएससी के जितने टॉपर्स हैं उनको किस में रखोगे आप? अगर वो इंग्लिश मीडियम का टॉपर है और आप अगर उसकी सिचुएशन को सुन रहे हैं, ठीक है, वो उसकी स्पीच को सुन रहे हैं, तो आप उसको सिंपैथी में रखेंगे। अगर वो हिंदी मीडियम का टॉपर है, 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आप उसको एम्पैथी में रखेंगे। सिंपैथी में इंग्लिश मीडियम का आएगा क्योंकि वो आपका लेवल का नहीं है, वो आपकी समस्या को, आपके बेसिक प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता। इसीलिए आप लोगों में कुछ भ्रामक टाइप के स्टूडेंट सिंपैथी देख के तैयारी करने लगते हो, इसीलिए फेल हो जाते हो फिर से। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता भाई कि आपकी स्कूलिंग किसी गरीब पाठशाला में हुई है। वो नहीं जानता कि आप जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं वहां पे सुलेख प्रतियोगिता नहीं होती थी। वो नहीं जानती कि आपकी जो बुक्स हैं वो उतनी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से स्ट्रांग नहीं है जितनी उसकी थी। तो वो नहीं जानती है, वो नहीं जानता है, तो उस टॉपर की बात क्यों सुने? उसकी सुने जो हमारे एक एक प्रॉब्लम को समझ रहा है, जो उस चीज को फील करता है। अब आप लोग इसमें गेस करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि श्री आईएएस एकेडमी में सिंपैथी है, एम्पैथी है, अल्ट्रिज्म है या कंपेशन है। बताना ईमानदारी से, और गारंटी है कि आप में से कोई भी बच्चा सही जवाब नहीं दे पाएगा। कोई भी बच्चा नहीं दे पाएगा सही जवाब, देख लेना चाहे, ठीक है। आपको ये मैं चारों ऑप्शन बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कहना सर केवल एक ही चुनना है क्या? कोई भी चुनिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इतनी बेसिक बातें आप समझ गए कि समानुभूति, अनुभूति, करुणा या दया या परोपकार का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके हर एक एंगल से इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लेंगे किसको? पहले हम लेंगे एम्पैथी को और इसी के साथ में मिक्स कर देंगे सिंपैथी को, ठीक है। तो इसलिए एम्पैथी सिंपैथी को पहले ले लेंगे, फिर अल्ट्रुइज्म और कंपेशन को लेंगे, फिर उनके मध्य के डिफरेंस को, फिर रेलेवेंस को, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने भी बताया कि सिंपैथी जो होती है वो क्या करती है, वो हमें डील करने की सिचुएशन क्रिएट कराती है या हमें डील करने की पावर प्रोवाइड करती है कि सामने वाले पर्सन को कैसे हमें मनाना है, सामने वाले पर्सन के दुख दर्द को हमें कैसे दूर करना है, सामने वाले पर्सन को
कैसे हमें मोटिवेट करना है। लेकिन सिंपैथी में उस सामने वाले की सिचुएशन को आपने फेस किया है ये जरूरी नहीं होता है। एम्पैथी में ये सब कुछ तो होता है, लेकिन खास बात यह है कि आपने भी उस प्रॉब्लम को फेस किया था। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी आज से लगभग मुझे याद है कि 25 दिन पहले एक सज्जन का मेरे पास कॉल आया, अपने ही क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। उसका मेरे पास कॉल आया, बोला सर मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बताइए। तो उसने मुझसे पर्सनली बात की तो बोला सर मेरी वाली ना मुझे छोड़ के चली गई और मैंने सर उसके लिए बहुत कुछ किया, क्या से क्या नहीं किया, पापा से भी लड़ गया, मम्मी से भी लड़ गया, सब कुछ अपना पैसा अपना घर बार सब उस पर इन्वेस्ट कर दिया और आज उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरी बेइज्जती की सबके सामने, सब कुछ उसने मुझे बता दिया। अब जब वो बेचारा अपनी कहानी बता रहा मेरे को, ठीक है, तो मेरे को अपनी कहानी याद आ गई कि हाँ यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, इस सिचुएशन में तो हम भी थे। अब मैं था उस सिचुएशन में तो मैं उसकी उस प्रॉब्लम को समझ पाया बहुत अच्छे से। मैंने देखा कि ये बच्चा प्रीलिम्स देने वाला है और प्रीलिम्स देगा और इसके सामने इतनी बड़ी खराब सिचुएशन आ गई। तो मैंने इस बंदे को जो सुझाव दिए वो दिए जिन सुझावों से मैं बाहर निकला था, जिन सुझावों से मैंने उसको भुलाया था, या जिन सुझावों से मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया था। और मैं उसकी एक एक बारीक नब्ज को पकड़ लिया उस लड़के की। मैंने उस लड़के से कहा कि भाई साहब आप जो हैं तो आपको वो छोड़ के चली गई। बोले हाँ। मैंने कहा क्यों छोड़ के चली गई, रीजन बताओ। बोले रीजन सर कुछ नहीं, ऐसा ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी अन्य देवियां हैं जिनसे तुम्हारी बात होती है। बोला हाँ है सर। मैंने कहा कितनी है। बोला सर 3 से 4 और हैं। तो मैंने कहा 3 से 4 में ऐसी कौन है जिसको तुमने अपना ड्रामा बता रखा था। तो बोला सर एक है। तो मैंने कहा उस एक से एक काम करो, उससे बोलो कि वो आपसे लगातार 2 महीने तक, जब तक आपका प्रीलिम नहीं हो जाता है तब तक वो आपसे एज इट इज बिल्कुल वैसी ही बातें करें जैसी ये कन्या बात करती थी, बशर्ते आप दोस्त रहें। अब ये मत करना कि हाँ ये दोस्त है तो आप इनको भी पकड़ लो और इनके साथ भी फिजिकली रिलेशन बनाओ। हालांकि इनके साथ इन्होंने अनलिमिटेड फिजिकल रिलेशन बनाए थे, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो मैंने कहा फिजिकल रिलेशन के लिए मत जुड़ना किसी से। अब एक बात यही है कि मेरे साथ ये अनुभव नहीं था यहाँ पे, फिजिकल रिलेशन के कारण इंसान और भी ज्यादा पागल हो जाता है किसी के चक्कर में, तो वो अनुभव नहीं था। लेकिन मैंने इनको बताया जहां तक मेरे अंदर अनुभव था कि हाँ आप मतलब उन कन्या जी से बात करिए और उनसे कह दीजिए कि मुझे 2 महीने तक आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें जैसे वो सुबह मेरे को पूछ लेती थी, शाम को पूछ लेती थी, दोपहर में पूछ लेती थी, मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये पूछ लेती थी। तो ऐसा आप भी पूछ लें, ना तो उसका घाटा होगा ना आपका घाटा होगा। अब बात अलग है कि बाद में दोनों को रियल वाला प्यार हो जाए तो तुम जानो, लेकिन आपको प्रॉब्लम से निकालने का एक सबसे अच्छा सलूशन है, आपको निकाल देगा। अब आप में से कुछ बच्चे कहोगे सर आपने भी ऐसा किया था क्या। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सबसे अच्छा काम किया था कि मैं अपने घर गया था, घर में अपने चच्चू जो इनको मैं पिताजी जो मेरे हैं उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे वो सच्चाई दिखाई थी जो सच्चाई मैं भूल गया था बीच में, कि आखिरकार तुम वहां गए क्यों हो, तुम्हारा पर्पस क्या है वहां पे। तुम किसी एक के लिए नहीं बने हो, तुम 5 से 10 लाख लोगों के लिए बने हो। तो अगर एक इंसान तुमको छोड़ के गया, उसने तुमको चीट किया, उसने तुम्हें धोखा दिया, तो तुम सबको उसके अकॉर्डिंग क्यों रख रहे हो। तो मैंने कहा ये बात ठीक है। तब जाके मैंने श्री आईएएस एकेडमी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, एक देवी जी से मेरी बात हो रही थी रात में कोर ग्रुप को लेके। कोर ग्रुप मैंने समाप्त कर दिया, आप में से अधिकांश बच्चों को पता है।
तो उस कोर ग्रुप की समाप्ति में सिंपल सी बात है, एक बात, द कोर ग्रुप किसके लिए बनना था? लड़कियों के लिए मेनली। लड़कों के लिए तो बनता, लेकिन मेनली लड़कियों के लिए था। अब कोर ग्रुप लड़कियों के लिए था, कंप्लेन लड़कियों ने ही मेरे से की कि सर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सर ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मैं तो लड़कियों के साथ कभी मतलब लड़की के उस पे नहीं रहा हूं रूम पे, लेकिन लड़की को रखा जरूर है और उसकी प्रॉब्लम भी मैंने फेस की है। और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगभग 10 से 15 लड़कियों की प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो मैंने कल उन देवी जी से ये कह दिया कि देखो लड़कियों में ये दिक्कतें होती हैं, इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो उन देवी जी ने बोला कि आप पुरुषवादी मानसिकता से प्रेरित हो, सब की सब लड़कियां ऐसी करती हैं क्या? मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। मैंने कहा अरे बताइए, ये इंसान मेरे से कह रहा मैं पुरुषवादी सोच का हो गया हूं, जबकि जो ये श्री आईएएस है, ये जो क्लासेस हैं, इनका 100% केवल और केवल गर्ल्स के लिए एकेडमी ओपन हुई है। बॉयज एक्सेप्शनल मतलब अपवाद के स्वरूप हमने जोड़े हुए हैं, वरना सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो लड़कियों को है, लड़कों को नहीं है। लड़कों को क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मैं लड़कों से मोहब्बत नहीं करता, लड़कों से मेरी नफरत है, इसलिए लड़कों से नहीं है क्योंकि लड़कों को एक बार घर से निकलने की अनुमति दूसरे शहर के लिए मिल जाती है, बट लड़कियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं मिलती। तो लड़कियों को घर तक ही हम कोच क्लास पहुंचा दें, इसलिए हमने शुरू किया। और वो इनिशिएटिव भी लड़कियों के लिए था। अब उन्होंने जब मुझे पुरुषवादी मेंटलिटी करार दे दिया तो मैंने कहा अब आपको मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता हूं कि मैं पुरुषवादी हूं या नहीं हूं, और ना ही मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि जहां इंसान को विश्वास नहीं रहता है वहां पे मैं उससे आस भी नहीं करता हूं और ना उसको मैं समझाता हूं। तो मैंने उनको समझाना छोड़ दिया। मतलब क्या है? मतलब इस पूरी कहानी का यही है कि मेरे अंदर अगर वो सिचुएशन फेस करने की कैपेसिटी ना होती, उस सिचुएशन में अपने आप को उस बाहर निकालने की कैपेसिटी ना होती, तो मैं भी उस सज्जन को मैं वो एम्पैथी ना प्रोवाइड कर पाता, मैं भी उस सज्जन को मैं वैसे ना समझा पाता जैसे मुझे समझाना था। हंसी हंसी में टाल देता। जैसे मैं जब आप में से अधिकांश बच्चों से बोलता हूं कि मैंने गरीबी का जीवन यापन किया है, आप जब मेरे से बोलते हो कि मैं भी सर गरीब हूं, तो मैं चेक करके तुरंत बोल देता अरे भाई तुम गरीब कैसे हो गए? तुम 700 रुपए की जीन्स पहनने के लिए 5 मिनट नहीं सोचते हो, और यहां इतना पैसा होने के बाद भी 700 रुपए खर्च करने में 700 बार सोचता हूं जीन्स के लिए, किताबों के लिए नहीं। किताब के लिए तो 2500 की भी किताब ले आऊंगा, उसके तो 1 सेकंड नहीं सोचता हूं, लेकिन फालतू की चीजों के लिए। तो आप गरीब नहीं हो सकते, आप वैसी सिचुएशन मेरे साथ फेस ही नहीं किए हैं, और अगर आपने फेस किया है तो आप फिर ये 700 की जीन्स खरीद नहीं सकते, क्योंकि गरीबी जिस व्यक्ति में होती है ना, वो उस चीज को फील करता है, उस चीज को एहसास में 24 घंटे बना कर रखता है। गरीबी क्या चीज होती है आप देखना, कभी भी एक सज्जन है, आप उनको जानते होंगे, बहुत बार आपने उनको देखा होगा, क्या नाम है उनका? मार्क जुकरबर्ग। देखना कभी उनको। आप कभी एक इंसान और देखना, अडानी जी को, सॉरी अडानी कह रहा हूं, अंबानी जी को, ठीक है? इन दोनों का ड्रेसअप देखना कभी। मार्क जुकरबर्ग हमेशा आपको टी शर्ट में ही मिलेंगे, हमेशा टी शर्ट में, और हमेशा उनकी टी शर्ट ब्राउन ही होगी और कोई टी शर्ट ही नहीं होगी। अंबानी जी हमेशा आपको व्हाइट शर्ट में ही मिलेंगे, दूसरी कलर की बहुत मुश्किल है, कुर्ता मिल जाए लेकिन व्हाइट ही मिलेगा, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक चीज पता है कि यार ये दोनों कलर हमारी जिंदगी में शुरू से जुड़े थे। इन दोनों को एक ही चीज पता है कि मेरा जो रूट है वो यहीं से है। आप जेफ बेजोस को देखना, टकला है, छत नहीं है सर पे, लेकिन क्या वो अपने बाल ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते? करा सकते हैं ट्रांसप्लांट, लेकिन नहीं कराते। क्या वो विग नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगवाते। क्यों? क्योंकि उनको ओरिजिनलिटी पसंद है, अर्थात वो चाहते हैं कि मैं गरीबी में ही रहूं,
मुझे मेरी औकात पता रहे। और जितने भी रईस लोग हैं ना, जितने भी रईस, वो अपने घर में एक ना दो चीजें ऐसी कोई रखते हैं जो उनकी गरीबी को रोज उनको याद दिलाती रहती है कि तुम इस दिन ये थे। इसलिए फालतू में वो मत करना ड्रामा आगे चल के सोसाइटी में। तो इस चीज को समझो कि गरीबी को समझना है बल्कि ओढ़ना भी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप ही की तैयारी से देता हूं, हालांकि अभी मैंने दे भी दिया कि एम्पैथी में क्या डिफरेंस है या एम्पैथी क्या है। मान लीजिए आपकी कोई सहेली है, ठीक है, उसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, उसने यूपीएससी ये प्रीलिम एग्जाम दिया बट वो पास नहीं हुई। आपने कभी यूपीएससी एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आपने उससे कहा कि कोई बात नहीं देवी, आप परेशान मत हो, आगे की तैयारी करो। आपसे उसने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात की और आपने उसे मोटिवेट कर दिया और वो मोटिवेट हो गई और नेक्स्ट 5 जून की तैयारी करने लगी। ये हम कहलाते हैं क्या? सिंपैथी इसको बोलते हैं, ठीक, क्योंकि हमने नहीं किया, हमने कभी एग्जाम नहीं दिया, लेकिन इन्हीं देवी जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, और आपका 5th अटेम्प्ट है। आपका 5th अटेम्प्ट में हो गया, तो अब जब ये देवी जी आपसे मदद मांगेंगी तो आप क्या करेंगे? पहले सोचेंगे यार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को कितना पेन हुआ था, कितना दर्द हुआ था, कितना फैमिली प्रेशर था। उस फैमिली प्रेशर को ध्यान में रखकर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशन को कवर करते हुए इनको एक सुझाव देंगे, और जब वो सुझाव देंगे तो वही कहलाता है आपका एम्पैथी। समझ गए कि हम दूसरे की समस्या को ध्यान में रखकर हम अपने आप को फेस करते हुए जब हमने उसको कोई सजेशन दिया तो वो सजेशंस कहलाता है एम्पैथी। हमने उस प्रॉब्लम को फेस नहीं की लेकिन हमने उसको सजेशन दे दिया, वो कहलाता है सिंपैथी। इतना ही यहां पे सबसे बड़ी चीजें समझनी। अब एक बात बताओ, आप जब एक आईएएस एस्पायरेंट होंगे, जब आईएएस एस्पायरेंट आप होंगे, ठीक है, तो एक आईएएस एस्पायरेंट, ठीक, अगर सिंपैथी से पोषित है, एक आईएएस एस्पायरेंट अगर एम्पैथी से पोषित है, तो उन दोनों में से किसकी वर्क एफिशिएंसी सबसे मतलब ज्यादा होगी? किसकी वर्क एफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी, दक्ष होगी? कौन सबसे बेहतरीन कलेक्टर कहलाएगा? आप देखना यूपीएससी की लिस्ट में टॉप मोस्ट रैंक आने वाले आईएएस ऑफिसर 1 से 10 रैंक के, वो इतनी ज्यादा एम्पैथी नहीं ला पाते जितनी टॉप 10 के बाद वाले बच्चे ला पाते हैं। आप देखिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबी को ओढ़ा होता है, वो गरीबी की सिचुएशन से निकले हुए होते हैं। इसीलिए देखना आज हमारे देश में जब कलेक्टर कोई इंजीनियर बनता है, जब कलेक्टर कोई बीटेक इंजीनियर बनता है, जब कलेक्टर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बनता है आगे चल के, या किसी लीडर की बेटी बनती है, तो बहुत कम उम्मीद होती है कि एज अ पब्लिक वो लोगों को डील कर पाए, क्योंकि उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसके नॉर्म्स, उसके कस्टम्स उसको इस बात की परमिशन ही नहीं देते हैं कि वो गरीबी को समझ पाए। जैसे अभी एक देवी जी आईएएस बनी है, सॉरी वो आईएएस नहीं है, करंट में तो आईएफएस हो गई हैं, सीरोन में भी, मैं अगर नाम में कुछ गड़बड़ हो रहा हूं, वो एक मिस इंडिया के रूप में भी शायद नॉमिनेट हुई थी। आप लोगों में से किसी को नाम सही से पता हो तो बता दें। सीरोन, क्या नाम है उनका? ऐश्वर्या सीरोन, हाँ जो भी नाम हो, ऐश्वर्या जी हम कह सकते हैं उनको, ठीक है। ऐश्वर्या जी की खास बात क्या है? ऐश्वर्या जी ने कलेक्ट्री को क्यों नहीं चुना? क्योंकि ऐश्वर्या जी ने में भी गरीबी को कभी देखा नहीं नजदीकी से। उन्होंने झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, ठीक है,
इन क्षेत्र में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी को कभी फेस नहीं किया। रहने वाले वो लोग जो दो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, उनको फेस नहीं किया। और जब उन्होंने उनको फेस नहीं किया तो वो कलेक्टर के पद को या कलेक्ट्री को सही से रन ना करा पाती। उनका कल्चर एक हाई लेवल की सोसाइटी का रहा है, तो इसलिए उन्होंने आईएफएस चुन लिया। ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, जो भी इंजीनियर अपने यहां हुए, चाहे अनु कुमारी जी हो या और भी जो भी इंजीनियर्स हुए हैं जो आज कलेक्टर के पद पे सुशोभित हैं, उन्होंने क्या चुना? उन्होंने ओडिशा नहीं चुना, उन्होंने झारखंड नहीं चुना, उन्होंने वेस्ट बंगाल नहीं चुना, उन्होंने राजस्थान के कुछ ट्राइबल एरिया या मध्य प्रदेश के कुछ ट्राइबल एरिया या महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र, इसको नहीं चुना। किसको चुना? साउथ इंडिया को चुना, जहां पे प्रॉस्पर्टी है, समृद्धता है। उस समृद्धता में वो अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं एक सृष्टि देशमुख भी हैं, वहीं पे और भी कलेक्टर हैं जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के दूर दराज के क्षेत्रों में जा जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तेलंगाना के कलेक्टर हैं, पीलीभीत के कलेक्टर हैं जो किसानों की मदद कर रहे हैं, जो बूढ़ी माओ की मदद कर रहे हैं, वो कलेक्टर हैं। वो क्यों ऐसा कर पा रहे? क्योंकि उनकी प्रेफरेंस में इंपैथी है, उनकी प्रेफरेंस में नॉट सिंपैथी। टीना डोबी जी हो या फिर अतर आमिर साहब हो, इनकी स्पीच जब भी होगी तो अच्छी होगी, इनके सुझाव जो होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन एक गरीब बच्चे को ध्यान में रखकर ये स्पीच नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन क्या चाय बेचने वाले व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बना, क्या उसके अंदर वो स्ट्रगल है? क्या वो स्ट्रगल उसको रिमाइंड है कि देश में चाय बेचने वालों की सिचुएशन क्या है, या देश में जो सामान्य से सामान्य लोग हैं उनकी सिचुएशन क्या है? नोटबंदी से आम जनमानस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वो इंपैथी है? जीएसटी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वो इंपैथी है? लॉकडाउन लगाने से एक मजदूर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वो इंपैथी है? और अगर वो इंपैथी नहीं है तो फिर उसी लॉकडाउन में कुछ पुलिस वाले, वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ, सब नहीं, तो इसलिए वर्डों की मर्यादा को ध्यान में रखना, वरना हो सकता है आपके अर्थ कुछ और निकल जाए। तभी कुछ पुलिस वाले कुछ मजदूरों पे जो केमिकल्स का जो स्प्रे है उससे उनको धुलवाते हैं, जिनसे गाड़ियां वगैरह भी नहीं धोई जाती हैं, वो उनके ऊपर डलवाते हैं। तभी एक देवी अपने पिता को दूर से लाकर साइकिल से लेकर आती है। तभी उसी समय कोई सोनू सूद बन के लोगों की मदद करने लगता है। अब सोनू सूद के अंदर क्या रहा होगा? सिंपैथी रही होगी या इंपैथी रही होगी, ये पूरी तरह आप डिसाइड नहीं कर सकते। सोनू सूद के अंदर अल्ट्रुइज्म से ऊपर की चीज रही है, समझ गए? वो बताऊंगा अभी, इसलिए सोनू सूद को यहां पे मत लाइएगा कि सोनू सूद, जैसे सिंपल से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं इंटरव्यू में कि सोनू सूद को आप सिंपैथी में रखेंगे कि इंपैथी में रखेंगे, और जिन मूर्खों ने आपको केवल यही चीज पढ़ाई थी तो आप तुरंत कहने लगे सर सोनू सूद ना इंपैथी में है। अरे भैया, वो पैसा से सबको मदद कर रहा है, लोगों को घर भेज रहा है, सांत्वना थोड़ा ना दे रहा है, तो अपने आप में वो क्या हो गया? वो अपने आप में एक तरीके का कंपेशन की सिचुएशन में चला गया, करुणा की, उसने गरीब लोगों की मदद की ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अब क्या है कि अब जो थोड़े रईस जन हैं, जिनके बच्चों की सिचुएशन हेल्थ की खराब है, तो उनको किट्टो नाम का जो एक ऐप आता है, कीटो या किट्टो जो भी मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी पैसे की मदद की गुहार लगा रहे। तो अर्थात वो कंपेशन से उनकी रैंक गिर गई नीचे, वो अल्ट्रुइज्म पर आ गए। ये होता है मैथ का प्रॉब्लम, केस स्टडी सॉल्व करना। तो ऐसे आप समझिए कि एक कलेक्टर क्या होता है। अब अपने अंदर चेक करना,
आप सभी के सभी लोग, कि आप सब में इन चारों में से कौन से गुण हैं। ठीक है, कंपेशन है, अल्ट्रुइज्म है, सिंपैथी है, एम्पैथी है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं, तो मेरे अंदर ये चारों गुण हैं, बशर्ते वो समय के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे सिंपल सी बात मैं बताऊं, जब मेरे भाई को किसी भी काम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब उसको किसी मदद की जरूरत पड़ती है, तो मुझे तुरंत याद आता है एम्पैथी। ठीक है, मुझसे कोई व्यक्ति पैसे मांगता है और मैं जानता हूं संपन्न है, तो मेरे अंदर आता है अल्ट्रुइज्म। जब मैं किसी बच्चे को गरीब स्थिति में देखता हूं और उसकी मदद करने की मेरी उम्मीद होती है, तो मेरे अंदर आता है कंपेशन। और जब मैं देखता हूं कोई व्यक्ति परेशान है, उस सिचुएशन में मैं भले ही नहीं गया हूं, जैसे कुछ लोग जो शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोग सोचना, वो मेरे से सलाह जब लेते हैं कि यार ये शादीशुदा जिंदगी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, बताओ क्या करें क्या ना करें। मेरे गांव के कई सारे लोग हैं, तो मैं उनको जब उस समय सलाह देता हूं कि यार ऐसे राग करो, वैसे राग करो, तो ये सिंपैथी है। क्यों? क्योंकि मेरी शादी थोड़ा ना हुई है और ना ही मुझे शादी करनी है आगे, लेकिन मैं उनको अनुभव ऐसा दे देता हूं। जैसे आप लोगों में से कई सारे बच्चों को, जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको जब कोई प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी को लेकर, ठीक है, तब वो मेरे से जो सजेशन मांगते हैं, तो मैं उनके लिए एक सिंपैथी का काम करता हूं। तो इसलिए मेरे अंदर ये चारों गुण हैं समय के अनुरूप। और एक बात बता दें, बहुत रेयर होता है कि इनमें से चारों गुणों में से किसी पर्सन में केवल एक ही गुण हो, बहुत रेयर होता है। समय और परिस्थिति और उम्र के अनुरूप उसमें ये चारों गुण बदलते रहते हैं। व्यक्ति, समाज और व्यक्तित्व के आधार पे भी हर व्यक्ति में चारों गुण बदलते रहते हैं। जैसे आपका अगर कोई रिश्तेदार है, ठीक है, अमीर रिश्तेदार है, तो आप उसके ऑपरेशन में 5 लाख रुपए दे आएंगे। अगर आपका पड़ोस का कोई गरीब है, तो भी आप उसको रुपए तो देंगे, लेकिन 5,000 देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ, जैसे मुझे याद है अभी जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, लॉकडाउन जब लगा, तो लॉकडाउन में बहुत सारी देवियों की शादी होनी थी, ठीक है, तो देवियों की बहुत सारी शादी होनी थी। इनके घर वालों का जितनी भी सेविंग थी वो पूरी खत्म हो गई, पैसे ही नहीं बचे इन लोगों के पास, किसी के पास। लगभग 10 से 15 देवियां जिनकी शादी होनी थी। अब इनको सामान कहाँ से लाएं, खाने पीने का, कैसे वो जो 20 से 25 बाराती आने हैं उनकी व्यवस्था को देखें। तो इन 10-15 देवियों ने सोचा कि चलो हम चलते हैं प्रखर प्रज्ञा के पास, हो सकता है मदद कर देगा। अब वही बात मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी कि प्रखर प्रज्ञा के पास अगर कोई देवी चली जाए, तो वही प्रखर प्रज्ञा जो मौलिकता और नीति परक और तथ्य की बातें करते हैं, वो इमोशनली हो जाते हैं, तुरंत भावनात्मक रूप से। और अगर आप में सच में रियलिटी है कि हाँ आप परेशान हैं, वो तो तुरंत समझ जाते हैं ना, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, तो बिना सोचे समझे आपकी 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए की हेल्प कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरे पिताजी की या कहें प्रखर प्रज्ञा की, कि उनकी जुबान ही काफी है। मतलब अगर वो जुबान से बोल दे, कि जैसे सिंपल से मैं बात बताऊं, ऐसी जुबान है उनकी, आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी देवी जी की शादी होनी है, ठीक है, अब उन देवी जी को फ्रिज चाहिए, ठीक है, उनको एक टीवी चाहिए। हालांकि दुकानें तो हमारी भी हैं, हमारे भैया की इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा काम है, तो मान लो उनको चाहिए फ्रिज और टीवी। तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे, इन देवी और देवता के पिताजी से, खुद ही उन देवी से कहेंगे, आप एक काम करो, इस दुकान में जाओ, ठीक है, उस दुकान में जाके वहां पे फ्रिज का रेट ले लो, टीवी का रेट ले लो। तो वो देवी गई, वहां पे फ्रिज का रेट लिया, तो उनको पता 15,000 की फ्रिज है, ठीक। टीवी का रेट लिया, उनको पता चला कि 3500 रुपए की टीवी है, छोटी वाली, ठीक है, 3500 की ये, 15,000 की वो। पूरा मोल तोल जब सब कर लिया, सब कुछ हो गया, तो उनको फ्रिज 14,000 की पड़ गई और टीवी उनको 30,000 की पड़ गई। अब जब उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, सब कुछ हो गया, कैश पेमेंट की भी उन्होंने बात कर ली, अब उन्होंने उन सज्जन से कहा कि भाई साहब मुझे फलाने ने भेजा है। तो बोलेंगे अच्छा फलाने ने भेजा है, तो एक काम करो, आप 11,000 रुपए दे दो टीवी का, सॉरी फ्रिज का, और आप 2,000 रुपए दे दो टीवी का। इन सज्जन ने जानते हो क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने वो प्रॉफिट लिया,
बल्कि इनकी जो फ्रिज 12,000 की आई थी उसमें खुद से भी 1,000 घटा दिए। क्यों? क्योंकि हमने भेजा उनको, और यही काम उनकी तरफ से जब वो हमारे यहाँ भेजते हैं किसी को, तो हम भी माइनस में डिस्काउंट करके दे देते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं ये हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम गवर्नमेंट को नहीं देते, बट हम डायरेक्टली पब्लिक की हेल्प कर देते हैं। अब इससे इन देवी को फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये कि इन्होंने 12,000 और 2,000 की ले तो ली, यानी कि 14,000 में इनको वो आइटम मिल गया, लेकिन इनके पास 14,000 नहीं होते, 4,000 होते हैं। तो इनके 10,000 रुपए की गारंटी भी हम ले लिए। और ऐसा करके इस बार लॉकडाउन में लगभग 10 से 15 देवियों की हमने हेल्प की। अब सोचो उन्होंने कितनी दुआएं दी हमको, कितना आशीर्वाद दिया हमको। तो उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद ने हमको कुछ इस तरीके से बना दिया, और उनके इसी तरीके के कारण आज प्रखर प्रज्ञा इस स्तर पे आ गया। अर्थात हमने अल्ट्रुइज्म की धारा को क्रॉस करते हुए कंपेशन तक पहुंच गए। ठीक है, तो आप ये बेसिक चीजें समझ गए कि सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉब्लम फेस नहीं की, लेकिन आपने उसको उसका सलूशन दे दिया। इम्पैथी का मतलब ये हुआ कि आपने भी उस गम में रहे, उस प्रॉब्लम को फेस किए, तब आपने उसको सलूशन दिया। अर्थात इम्पैथी ज्यादा तार्किक होकर दी जाती है, ज्यादा समझदारी से दी जाती है। समझ गए? यानी कि इम्पैथी हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाकर होती है, जबकि सिंपैथी में हम दूसरे के एक्सपीरियंस को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटी सी मैं बात बताऊं आपको कि मेरे सामने, मतलब अब लोग अब बदनाम तो कर ही दिए मुझे कि मैं पुरुषवादी सोच का हूं, लेकिन मैं खुद ही आज तक कंफ्यूज हूं कि पिताजी लात मारते हैं कि मैं नारीवादी हूं। नारीवादी जो लेखिका हैं जिनको आप पढ़ते हैं, वो लोग भी मेरे को कहते हैं कि तुम नारीवादी हो। ठीक है, सोसाइटी के कई सारे लोग भी मुझे कहते हैं मैं नारीवादी हूं। तो मैं पुरुषवादियों की तरफ से तो पहले ही बहिष्कृत कर दिया गया। अब नारी जो हैं वो मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी कि मैं पुरुषवादी हो गया हूं, तो मैं इधर का भी बहिष्कृत कर दिया गया। तो अब मैं कहीं का नहीं बचा, लेकिन मुझे इतना पता है मैं अपनी जगह पे सही हूं, जो भी हूं। ठीक है, तो मैं एक नारीवादी होने के नाते, ठीक है, महिलाओं की पेन को समझने के नाते, जब मेरे सामने कोई देवी ये बोलती है कि सर, या मतलब ये हमें प्रॉब्लम है कि सर इस समय मेरा पीरियड का टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं स्टडी नहीं कर सकती, या मैं पीरियड के टाइम पीरियड पे कि एग्जाम कैसे दूंगी, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक देवी को पीरियड के टाइम पे कितना पेन होता होगा। अब ये एज्यूम कहां से हुआ? ये एज्यूम हुआ बुक्स पढ़ के, ये एज्यूम हुआ किसी भी महिला के साथ में समय बिता के, ये एज्यूम हुआ उसके उस समय के दर्द को एहसास करके। जैसे एज्यूम करने का मतलब कि किसी देवी के साथ अगर मान लो किसी ने दुराचार किया, ठीक है, वो दुराचार अगर मैंने ऐसे किया, अनुभव किया, मतलब मैंने नहीं किया, अनुभव किया, मतलब मैंने कि अच्छा इसको ये दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको अपने आप को मान के उस देवी की जगह पे अपने आप को रख के सोचूं कि यार सच में कितनी खराब स्थिति वो हुई होगी, तब अंदर से आंख बबूला हो जाऊंगा और जिस पर्सन ने ऐसा कुकृत्य किया उसको हर हाल में सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। अर्थात एक बात आप समझे कि अगर आपने उस प्रॉब्लम को अपने जीवन में फेस नहीं भी किया है, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को किसी बुक से, किसी सोसाइटी से, ठीक है, किसी आप इंसिडेंट से या किसी आप पर्सन से मिलकर उसको अनुभूति कर पाए, उसको समझ पाए, तो यही परा अनुभूति आपकी सहानुभूति, यही आपकी सहानुभूति अपने आप परानुभूति में बदल जाएगी। मतलब दूसरे के द्वारा बताई गई बातों को आपने थिंकिंग प्रोसेस पे कन्वर्ट करके उसको रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की, तो वो आपकी एम्पैथी बन ही जाएगी। भले ही आपने वो प्रॉब्लम कभी फेस ना की हो, भले ही आप उस सिचुएशन से खुद को कभी ना गुजारे हो,
लेकिन जो गुजरा है उसको एहसास कर पाएंगे। अर्थात मैंने यहाँ पे वो चीज बताई जो आपके दिमाग में भी प्रश्न आ गया होगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि जितने भी आईएएस एस्पायरेंट है वो रईस लोग वो मदद नहीं करते। वो करते हैं, लेकिन उनको अनुभव फिर कहाँ से होता है? उनको अनुभव होता है बुक्स पढ़ के, उनको अनुभव होता है फिल्म देख के। सिर्फ सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं कल अपने बाइक का फॉर्म फिलअप कर रहा था इंडियन नेवी का, ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि उसमें 5 ऑप्शन दिए थे कि आप इंडियन नेवी के लिए क्यों प्रेरित हुए, आपको कहां से इंडियन नेवी की प्रेरणा मिली। तो उसमें पहला ऑप्शन था स्वयं से, माता पिता से, टीचर से, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। दूसरा था इंटरनेट से। तीसरा था उसमें बुक्स पढ़ के। चौथा था रिपब्लिक डे की परेड देख के। पांचवा था उसमें क्या, हाँ, इंडियन ऑपरेशंस मतलब गवर्नमेंट ऑपरेशंस देख के। ये 5 ऑप्शन थे। तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि इंटरनेट से यार मैंने देखा, मैंने कहा पागल हो क्या, इंटरनेट से मत डालना। बोला कि परेड डाल दें, मैंने कहा ना वो भी मत डालना। बोला कि अच्छा एक काम करते हैं कि जो एडवर्टाइज ऑपरेशन वगैरह आते हैं उनको देख के डाल दें, मैंने कहा ना उसको भी नहीं डालना है। बोला क्यों नहीं डालना है? मैंने कहा इसीलिए तो उसने 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आप कहां से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये सब के सब इंस्पायरेशन के नॉन परमानेंट फीचर हैं। मतलब आज आपने देखा तो आप खुश हो गए, आज आपने देखा तो आईएएस की तैयारी करने लगे नेवी की। वो चाहता है आपसे कि आप बचपन से लेके आज तक आपके अंदर से प्रेरणा निकली कि नहीं निकली इंडियन नेवी जाने के लिए। तो बोला हाँ ये बात तो दादा ठीक बोले। हमने कहा आपसे निकली ना तो आप डालो ना अंदर से सेल्फ स्टीम कि इंडियन नेवी में जाना है। पिताजी ने सिखाया, टीचर्स ने बताया, किताबों में पढ़ा मैंने, और वो बचपन से मेरे अंदर इंसर्ट है। अर्थात जब आप ये टॉपिक प्रश्न लगाते हो तो आपकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है सामने वाले की नजर में। जब आपका डीएफ का फॉर्म भरा जाएगा तो वहां मैं बताऊंगा कौन सी चीजें कैसे भरनी होती हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। सर पड़ोस में आईएएस हो गया था इसलिए बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आप ज्यादा दिन तक तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि पड़ोसी को देखकर आपने शुरू किया था। सेल्फ स्टीम आपके अंदर नहीं था, सेल्फ प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, आप इसलिए आईएएस नहीं बनना चाहते हैं जैसे जिसलिए बनना चाहिए। तो वही चीजें हैं ये कि हम एम्पैथी को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, बशर्ते हमारे पास वो बुक्स हों, वो सोसाइटी के लोग हों, वो सोसाइटी में हेल्प करने वाले लोग हों, हमें सिखाने वाले लोग हों। कल से अगर कोई ये बताने लगे कि हाँ दुराचार की मतलब खराब स्थिति क्या होती है, कल से कोई बताने लगे किसी देवी को कि जो गर्भ मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया वर्ड, मैं अभी बताऊंगा आपको, जो गर्भपात, हाँ सॉरी, जो गर्भपात कराया जाता है उससे कितनी प्रॉब्लम एक को फेस करनी पड़ती है। अगर इस चीज की किसी को अनुभूति करा दी जाए, इस चीज की अगर किसी के अंदर समानुभूति आ जाए तो अपने आप वो एम्पैथी या कहें समानुभूति ले आएगा। अर्थात सहानुभूति को या कहें अनुभूति को या कहें सिंपैथी को एम्पैथी में बदला जा सकता है, बशर्ते वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए। तो ये कहना पूरी तरह से कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि जो गरीब बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के रईस बच्चे होते हैं ये अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अपेक्षाकृत इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि इनके अंदर गरीब बच्चों के अंदर जो होती है एम्पैथी ज़्यादा होती है, जबकि इंग्लिश मीडियम के अंदर एम्पैथी कम होती है, उनमें सिंपैथी होती है। तो आप कहोगे ना सर ये गलत बात है, ये बचपन से नहीं होता है, ये इनके कल्चर में नहीं है। गरीब बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिला था एम्पैथी क्रिएट करने का, बट इंग्लिश मीडियम के बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिला एम्पैथी क्रिएट करने का। और जिनको मिला या जिन्होंने बुक्स पढ़ के अपने अंदर क्रिएट किया तो वो एम्पैथी की कैटेगरी में आ गए। जैसे जब बिल गेट्स ने कभी सोचा होगा, ठीक है, रईसत से थोड़ा ऊपर आए होंगे, तो बिल गेट्स को लगा होगा ना कि हाँ गरीब हैं इस दुनिया में, उनकी मदद करनी चाहिए। और जब वो मदद करने लगे तो अल्ट्रुइज्म की ओर बढ़ गए। मदर टेरेसा को लगा तो होगा ना, मदर टेरेसा ने कभी गरीबी फेस नहीं की, कभी दूसरों की प्रॉब्लम नहीं फेस की मदर टेरेसा ने, लेकिन
फिर भी उन्होंने लोगों की मदद की ना। एनी बेसेंट ने कभी परेशानी नहीं देखी, लेकिन एनी बेसेंट ने इंडिया के मतलब फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया ना। महात्मा गांधी ने कभी गरीबी फेस नहीं की, लेकिन महात्मा गांधी के अंदर कंपेशन टॉप लेवल पे था। टॉप लेवल पे मतलब अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांट देना। रॉबिन हुड का नाम आप सुने होंगे, क्या था उसके अंदर? रईसों से पैसा लेके गरीबों में बांट देना, कंपेशन। तो वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति में अगर एम्पैथी नहीं है तो हम उससे ये कह दें कि वो दूसरों की भावना को नहीं समझ पाता। जैसे आप में से कई सारे बच्चे मेरे से ये मैसेज करके कह देते हो कि सर आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप हम जैसे गरीबों को जानते ही नहीं हो, हमारी सिचुएशंस को नहीं जानते हो। ऐसा नहीं है। अगर हम आपके झारखंड के नहीं हैं, अगर हम आपके छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, अगर हम आपके उड़ीसा के नहीं हैं, राजस्थान के नहीं हैं, अगर हम एक लड़की नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते। और अगर आपकी हम प्रॉब्लम ही ना समझते तो श्री आईएएस एकेडमी आपको पढ़ाती ही नहीं, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रॉब्लम को समझ के आपको पढ़ाने की शुरुआत की। और तब आपको पढ़ाने की शुरुआत की जब श्री आईएएस एकेडमी की लाइफ में धोखा देने वाले 10 में से 15 लोगों में से 10 केवल और केवल लड़कियां ही थी। और उन 10 लड़कियों में से गलतियां उन 10 की ही थी, मेरी नहीं थी। और ये वो भी मानती हैं। तो इस गलती के बावजूद भी अगर हम आपको पढ़ा रहे, अगर हम आपके लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी कूट कूट के भरी है। हम जानते हैं, समझते हैं कि 1 रुपए की कीमत या 3 रुपए की कीमत क्या होती है, एक बुक की कीमत किसी एस्पायरेंट के लिए क्या होती है। एक जैसे मैं अभी एक दिन एक देवी जी से बात कर रहा, आप में से अधिकांश देवियों के पास ये चीज है कि मैं आप लोगों को जो बुक भेजता हूं गिफ्ट में, अभी तक जो पहले बुक भेजी हैं, तो उस बुक को जब भेजा है तो आप लोगों ने उस कवर को भी अपने पास रखा है। जैसे मुझे अभी जैसे एक मोबाइल फोन जब गिफ्ट में मिला था, ठीक है, तो मैंने उस मोबाइल फोन का कवर भी अपने पास रखा हुआ है, जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया, उसको हटाया ही नहीं। वो कवर आज भी रखा हुआ, बॉक्स भी आज रखा हुआ। मेरा जो लैपटॉप है, मेरा जो डिजिटल टैब है, या मेरे जो अदर और भी फीचर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आपको तैयारी कराने में, वो सब मैं रखे हुए हूं। कुछ भी मैंने नहीं हटाया, कुछ भी मैंने नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनकी कीमत क्या है, कि आपने कितने प्रेम भाव से मुझे भेजा है। तो ये एक तरीके की हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसा हैं, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है। अर्थात सिंपल सी बात मैं अगर ये कहूं कि एक डॉक्टर को अगर आप ले लें तो एक गरीब के दर्द को समझ सकता है, लेकिन वही होता है कि कई बार डॉक्टर नहीं समझते। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड-19 के पेंडेमिक में कई सारे हॉस्पिटल ने, कई सारे डॉक्टर्स ने दिन रात लग के आप लोगों की मदद की। कई हॉस्पिटल्स, कई मेडिकल स्टोर्स वालों ने कंपेशन की चरम परिभाषा को सिद्ध कर दिया। मैंने देखा एक मेडिकल स्टोर ने लिखा हुआ था कि आपके पास अगर दवा के लिए पैसे कम है तो परेशान ना हो, बस दवा ले जाएं, जितने उतने दे दें, मतलब पर्चे का बिल मत पूछें। ऐसे ऐसे भी मेडिकल स्टोर मिले। ऐसा भी एक ऑटो वाले मिले कि जिन्होंने अपने नई ऑटो को गहने बेचकर पत्नी के ऑटो खरीदी और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, उसको एम्बुलेंस बना दिया। कई ऐसे चचा मिले बूढ़े जो अपने घर से दूर रहकर, जिनकी पत्नी भी नहीं, कोई भी नहीं, गरीब बच्चों को ढो रहे थे कोविड के पेंडेमिक में। कई ऐसे मतलब इंडियन एयर फोर्स के पायलट, आपको शायद सोचकर दंग रह जाओगे। अभी अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो आपको पता हो या शायद ना पता हो, एयर इंडिया का विमान यहां से गया था उनको अपलिफ्ट करने के लिए। जब वो विमान वहां गया और अफगानिस्तान की टेरिटरी में प्रवेश किया तो अफगानिस्तान की जो वो पट्टी है एयरपोर्ट वाली, उस पर तालिबानियों का कब्जा था। और उस पट्टी को क्या कहते हैं, वहां पे कोई दिशा निर्देश वाला वो था ही नहीं टावर, जो एक एरोप्लेन को वहां पे
उतरने में मदद करे? कोई नहीं था वहां पे कि वो लैंड कर सके अच्छे से। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट थे, इंडियन एयरफोर्स के पायलट गए थे एयर इंडिया में, ये बता दें आपको, जो ट्रेंड पायलट थे, उन्होंने देखा कि अमेरिकन एयरफोर्स का जो उनका बोइंग हरकुलिस विमान, ठीक है, वो वहां से टेक ऑफ कर रहा है। तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि रनवे यही है बेटा और इस पे मुझे इतनी स्पीड पे उतारना है, और उन्होंने पूरा खतरा लेते हुए उस रनवे पे अपनी गाड़ी उतार दी, अपना विमान लैंड करा दिया। और लैंड कराने के बाद हर एक व्यक्ति को, मतलब जितने भी, सोच सकते हो, जबकि एयर इंडिया का जो विमान गया था, बोइंग विमान जो गया था, उसमें केवल और केवल 1000 लोगों को रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 1200-1300 लोगों को भर के लाए। सोचना इस चीज को, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इम्पैथी भरी थी। वो भी सोच रहे थे यार उनके बच्चे दूर हैं, वो भी परिवार से दूर है, उनको लाना है, वो लेकर आए। जरूरी थोड़ा ना इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम देखी होगी। जैसे अभी मेरे पास 3 दिन पहले एक वीडियो आया इसलिए आया क्योंकि मैं वही बनना चाह रहा था, तो लोग चिढ़ाने के लिए भेज देते हैं मेरे को वीडियो। वो वीडियो था इंडियन एयरफोर्स का आपके उत्तराखंड में बाढ़ का, कि उत्तराखंड में बाढ़ में कैसे 2 पायलट लग के इंडियन एयरफोर्स के एक लोगों को, जो भी फंसे हुए हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, बाढ़ के छोटे छोटे गांवों में, उनको अपलिफ्ट कर रहा है वहां से। और बिल्कुल उसी सीन पे कर रहा है जो सीन मुझे पसंद है, जो मुझे बनना था। तो वही मेरे पास वीडियो आया, तो मैं देख के मैंने सैल्यूट किया। मैंने कहा यार धन्य हो आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हो। केदारनाथ की बाढ़ हो या कहीं पे भी बात हो, तो वहां पे जब ये लोग मदद करते हैं, वो एक इम्पैथी को शो ऑफ करता है। तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आपके अंदर इम्पैथी हुई तो आप कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इम्पैथी और सिंपैथी आपने समझ लिया। अब इसके आगे की कहानी को समझते हैं, अर्थात अब हम देखते हैं अल्ट्रुइज्म एंड कंपैशन को। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक मैं आपको बता दूं क्या है कि अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी हित, बिना किसी लालच के दूसरों की वेलबींग करना, या कहें दूसरों की मदद करना, दूसरों को सहायता देना। सिंपल सी बात है, मान लो आपके पड़ोस में किसी भी सज्जन को कैंसर हो गया, हालांकि ऐसा ना हो, पड़ोस में भी ना हो, मान लो मेरे यहाँ किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, मेरे यहाँ किसी को कैंसर हो गया, और कैंसर जब हो गया किसी को, तो आप लोगों ने देखा कि सर के यहाँ किसी को कैंसर हो गया, तो आपने बिना किसी स्वार्थ के ये नहीं सोचा कि सर है हमारे, ये सोच के कि यार एक इंसान को जरूरत है पैसों की, तो आपने मुझे मदद कर दी, ठीक, ये कहलाता है अल्ट्रुइज्म। अब आप कहोगे सर आपने अपना एग्जाम्पल क्यों लिया, क्यों अपने घर में कैंसर लगवा रहे हो? तो भाई साहब मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं एक संपन्न व्यक्ति हूं, मध्यम परिवार का, मध्य वर्ग का, ठीक है, संपन्न हूं, मैं गरीब नहीं हूं। कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास 10 से 20 लाख ही हों, मुझे चाहिए हो 25 लाख। तो वो 5 लाख की जो मदद आपने हमें की, आप सब लोगों ने मिलकर, समाज ने मिलकर, तो वो समाज के लोग जो मेरे लिए मदद कर रहे, वो अल्ट्रुइज्म हुआ। जैसे लोग चैरिटी के माध्यम से, आप देखेंगे टाटा ट्रस्ट के कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, टाटा के, है ना, टाटा के कई सारे टीबी के इंस्टीट्यूट हैं ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए। तो ये एक तरीके का अल्ट्रुइज्म हुआ। अर्थात अगर मैं इसको इम्पैथी से रिलेट करूं तो सिंपल सी बात है कि इम्पैथी में एक्शन नहीं होता है, अल्ट्रुइज्म में एक्शन होता है। मतलब इम्पैथी में वैसे रिश्तेदार होंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगले साल तैयारी कर लेना। अगर उनसे कहते अच्छा चाचा जी 2000 रुपए दे दो ना, किताब ये लेनी है, पगला गई हो क्या, किताब का है को लेनी है। मतलब वो दया दिखा सकते हैं कि हाँ ये सबको बनना चाहिए, लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकते कि हाँ वो आपको किताब का पैसा दे दें।
तो ये आपका एक तरीके का कहलाया अल्ट्रुइज्म, अर्थात अल्ट्रुइज्म वास्तव में एम्पैथी को एक्शन में लाने की प्रोसेस है, अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझकर, दूसरों की भावनाओं की स्थिति में जाकर किसी की मदद करने की स्थिति है अल्ट्रुइज्म। जैसे कोविड-19 के पैंडेमिक में आपको को एक वीडियो मैंने शेयर किया था। क्या शेयर किया था कि एक कलेक्टर साहब ने एक बूढ़ी माई की पूरी सब्जी खरीद ली। जैसे अभी मैं कल ही परसों एक वीडियो देख रहा था कि एक सज्जन ने करवा चौथ वाले दिन सारी की सारी डेलियां खरीद ली और उनको डोनेट करने लगे फ्री में। तो वो क्या था, वो अल्ट्रुइज्म था। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये डेलिया वाली जो दाई बैठी हैं, अम्मा बैठी हैं, इन दाई या इन अम्मा की डेलियां इतनी जल्दी नहीं बिकेंगी। जैसे आपने लास्ट ईयर एक एडवर्टाइज देखा होगा दिवाली को लेके, एक छोटा सा बच्चा एक बूढ़ी जो मतलब राजस्थानी कल्चर में एक माते हैं, उनकी डेलिया बिकवाने के लिए क्या करता है कि वो अपने आप प्रिंटर में बैठ के, एचपी प्रिंटर की एडवर्टाइज वास्तव में वो, तो एचपी प्रिंटर से प्रिंट निकाल के उनकी डेलिया की एडवर्टाइज बना के गांव में, मोहल्ले में, फेसबुक में सब जगह अपलोड कर देता है। और उन अम्मा से कह के आता होता है कि अम्मा तुम परेशान ना हो, शाम तक तुम्हारी सारी डेलियां बिक जाएंगी, और सारी डेलियां उनकी बिकवा देता है। तो वो रईस परिवार का होता है, लेकिन उसने बिकवा दी तो उसने अल्ट्रुइज्म को शो ऑफ कर दिया। समझ गए कि एक्शन लाना, अर्थात उसने उनकी मदद कर दी। जैसे आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले बाबा का ढाबा आपने नाम सुना होगा, और भी कई सारे लोगों का नाम सुनते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा एक देवी जी का, रेणु मंडल करके, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब थी लेकिन अच्छी वो सिंगर थी, तो उनको एक मंच प्रोवाइड करा दिया। तो ये क्या हुआ एक तरीके का, ये हुआ अल्ट्रुइज्म। अर्थात इसमें कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं वो गरीब हो बहुत ज्यादा, कोई भी व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वो डेलिया वाली माई कुछ तो कमाती थी पहले से ही, वो बाबा के ढाबा कुछ तो कमाते थे, रेणु मंडल कुछ तो कमाती थी, सॉरी कमाती हैं मतलब, या बाबा का ढाबा कमाते हैं, ठीक है, और भी जो लोग हैं वो माई वो भी मतलब कमाती हैं, ठीक है। रेणु नहीं सर, रानू जो भी है, सॉरी मुझे नहीं पता है, मतलब इतना मैं नहीं देखता ना, नाम को लेकर थोड़ा वो हो जाता है, रानू मंडल जो भी है। तो ये लोग क्या हैं, ये अल्ट्रुइज्म में आते हैं। बट कंपेशन में कौन आया? कंपेशन में वो व्यक्ति आए जो व्यक्ति रियल में गरीब हैं, रियल में जो परेशान हैं, जिनके पास सच में खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं है। जैसे आप में से अधिकांश आईएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रियल में कंपेशन की मदद के लिए तैयार हैं। रियल में आप सच में इकोनॉमिकली वीक हैं, रियल में, तो आप लोगों की मदद होनी चाहिए। और उस मदद को ही श्योर करने के लिए श्री आईएएस एकेडमी कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है। हम अमीर लोगों से ये नहीं कहते कि हम आपकी मदद करेंगे, जबकि अमीर लोगों से हम उनको ना तो मदद करते हैं बल्कि उनसे पैसे लेके आप लोगों को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमारा जो बिजनेस है, हमने आपको बताया था कि अपने बिजनेस में हम रईस लोगों को नहीं छोड़ते हैं। 10 रुपए की चीज को हम 200 रुपए में बेच देते हैं, और उससे जो हमें 190 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें हमने 160 रुपए आपकी वेलबींग के लिए खर्च कर दिए। 30 रुपए केवल अपने घर, अपने बिजनेस का जो लोकल खर्चा है उसमें इन्वेस्ट किया। तो ये 160 जरूरी हैं, क्योंकि हमने रईसों से लिए। यही गांधी करते थे। गांधी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारियों से पैसा लेते थे, जबरदस्ती लेते थे कि चंदा करो। जैसे हमने सोचा था कि कोर ग्रुप को जो हम रन कराएंगे उसमें यह भी होगा कि जो देवी स्ट्रांग है फैमिली से, जो 15,000 20,000 रुपए खर्च कर सकती है, तो वो 3,000 तो दे ही दे, इसके अलावा उसकी जो इच्छा हो 1,000 2,000 एक्स्ट्रा देने की, वो वेलफेयर का जो फंड हो उसमें दे दे, ताकि उन 2,000 से हम किसी अन्य देवी की मदद कर दें जो इस समय उस कोर ग्रुप में नहीं शामिल है, कहीं और दूर दराज में रहती है। ये हमने सोचा था। खैर उस सोच को आगे बढ़ाते हैं।
समझ गए। कंपेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमने इम्पैथी देखी, ठीक है, इम्पैथी हमने क्या बोला था अल्ट्रुइज्म में, कि अल्ट्रुइज्म वास्तव में इम्पैथी का ही एक्शन फॉर्म है। अर्थात अल्ट्रुइज्म एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि वो व्यक्ति ने कभी उस प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तब उसको उसकी पैसे देने की मतलब याद आई, ठीक है। लेकिन कंपेशन में माना जाता है ये सिंपैथी की एक फॉर्म होती है। अर्थात जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति ने ऐसी प्रॉब्लम देखी हो तब वो उसकी मदद कर रहा हो, बिना देखे ही मदद कर रहा हो। जैसे मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने वो प्रॉब्लम नहीं देखी लेकिन वो मदद कर रही। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है, उन्होंने वो गरीबी का जीवन नहीं जिया जो एमएस साहब ने जिया। हालांकि एमएस साहब भी उतनी गरीबी का जीवन नहीं जिए, क्योंकि एमएस साहब के पिताजी ठीक ठाक थे, गवर्नमेंट नहीं थे लेकिन फिर भी एक रोजगार तो था, कुछ तो था उनके पास बेसिक, ठीक है, तो वो था उनके पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपैथी वास्तव में एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम उस प्रॉब्लम को नहीं फेस किए होते हैं बट हम आपकी हेल्प करते हैं। जैसे श्री आईएएस एकेडमी में कई सारे लोग जितने भी हैं वास्तव में सिंपैथी वाले नहीं है, वो एम्पैथी वाले ही हैं। जितने भी लोग हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो श्री आईएएस एकेडमी को रन करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को झेला होता है, लेकिन उनमें कंपेशन भी पीक लेवल का होता है, क्योंकि वो अमीरों की मदद नहीं करते, वो छांट देते हैं कि गरीब बच्चा है तो गरीब बच्चे के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से रियलिटी में अगर मैं सारी बातों को संक्षेप करूं तो यही है कि रियलिटी में सबसे अच्छी चीज है कंपेशन, क्योंकि किसी को मीठे मीठे शब्द बोल देने से, ईमानदारी की परिभाषा सिखा देने से, अच्छे भाषण दे देने से किसी की गरीबी नहीं मिटती है। जैसे मेरे पिताजी एक लाइन बोलते हैं कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, पढ़ने योग्य लिखा जाए उससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। पढ़ने योग्य लिखा जाए उससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। हम ये तो लिख दें कि गरीबी हटाओ, लेकिन हम गरीबों को ही हटा देते हैं। हम ये तो लिख देते हैं कि यत्र नास्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, लेकिन सच में क्या हम करते हैं ऐसा? हम ये तो लिख देते हैं कि हाँ हाँ सबको पैसे देने चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, फ्री कोचिंग पढ़ाना चाहिए, फ्री ये करना चाहिए। क्या हम करते हैं ऐसा किसी भी लेवल पे? क्या हमारी कोई मदद कर रहा है तो क्या हम भी उसकी वैसी मदद करने की कोशिश करते हैं? तो नहीं करते। इसीलिए पिताजी बोलते हैं कि पढ़ने होगा आप लिखें या न लिखें, उससे लाख गुना बेहतर कि लिखने योग्य करें जरूर, ताकि लोग उसे पढ़ सकें। हम लिख तो देते हैं कि हाँ सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलें तो एक्शन में तो लाएं, रिटन में मत रखें। अर्थात इम्पैथी या सिंपैथी आपका रिटन दस्तावेज है कि एक मानव को ऐसा होना चाहिए, एक इंसान को एथिकल होना चाहिए, एक इंसान को एक नारी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या सच में वो इंसान उस नारी का सम्मान करता है? क्या सच में वो इंसान उस नारी के साथ में रह के बिना स्वार्थ सिद्धि के उसकी मदद करता है? आज की दुनिया में मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपका चाहे कोई दोस्त हो, आपका चाहे कोई लवर हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे आपके हित में जुड़ा है, मतलब आपसे बिना स्वार्थ के जुड़ा है, तो बहुत अच्छा है। अगर वो आपसे किसी स्वार्थ के लिए जुड़ा है, जिस पूर्ति की जरूरत है उसे, तो मान लेना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वार्थ वाले लोग अच्छे नहीं होते। उनका जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन वो जिस चीज के लिए जुड़े हैं वो मिल जाएगा, उसके बाद वो आपके ना दोस्त रहेंगे ना लवर रहेंगे। तो इसीलिए चेक करते रहा करो कि आप जिससे जुड़े हो वो आपकी मदद क्यों कर रहा है। और एक बात बता दें, मैक्सिमम कोई व्यक्ति आपकी 3 महीने तक
बिना किसी स्वार्थ के मदद कर सकता है, लेकिन चौथे महीने से 5वें महीने के आसपास वो अपने स्वार्थ को दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना, अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे अभी एक दिन एक बच्चा मुझे दिखा रहा कि फलाने इंस्टीट्यूट ने साहब जो बच्चे प्रीलिम क्लियर कर लिए हैं उनको मेंस फ्री में पढ़ाएंगे। वो तो मुझे ही पता है मेंस पढ़ाएंगे, और ये आप पहली बार सुन रहे कि वो मेंस पढ़ाएंगे, वो मेंस हमेशा से पढ़ाते आए हैं। तो इसमें बहुत बड़ी चीज क्या हो गई, आपको क्या लगा कि अरे यार 2,70,000 वाला देखो फ्री पढ़ा रहा है, ये मूर्खता है, आपका उल्लू सीधा करने का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रीलिम में जो सिलेक्ट हुए उनको लिया ना, प्रीलिम सिलेक्ट कराने वालों को या प्रीलिम जिनका सिलेक्ट हो जाए उनको थोड़ा ना लिया है, उन्होंने क्रीम ले ली। और सोचो अगर उन्होंने 1,000 बच्चों के भी ले लिया तो सिंपल सी बात है 1,000 बच्चों में कुछ नहीं तो 20 का तो रिजल्ट आ ही जाएगा, और उन 20 को देखकर आप उनके यहाँ प्रीलिम में एडमिशन ले लेंगे, फाउंडेशन कोर्स में ले लेंगे, तो उनका तो 2,70,000 फिर भी बन गया ना। सोचो अगर उन्होंने 1,000 बच्चों के लिए, ठीक है, अगले 2 महीने तक मेहनत कर ली और एक टीचर को उन्होंने अगर 4 लाख रुपए भी दिया, तो 2 महीने तक अगर आपके 2 महीने तक आपके लिए मेहनत कर रहे, उन्होंने 2 टीचर लगाए, मतलब 10 लाख यानी कि 20 लाख रुपए आपके लिए खर्चा कर दिए, और 20 बच्चे अगर उनके सिलेक्ट हो गए तो आप जैसे 100 बच्चे वहां चले गए, और 100 बच्चे जाने के बाद अगर 2,70,000 या मान लो 3 लाख रुपए आपने उनके ऊपर खर्च कर दिए, तो जोड़ लेना भाई साहब कितने करोड़ का आपने उनको फायदा करा दिया। दैट्स अ बिजनेस। इस बिजनेस पॉलिसी को समझिए, जहां हर चीज पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई ऐसे फ्री में नहीं पढ़ाता है। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई, कोई व्यक्ति अगर आपको फ्री में दे रहा है तो उस पर एक बार सोचना जरूर कि फ्री में दे क्यों रहा है, कुछ तो बात होगी जो फ्री में दे रहा है। जैसे आपके दिमाग में आता हो श्री आईएएस एकेडमी फ्री में क्यों देना चाहती है, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी गुस्से में है, क्रोध में है इन संस्थानों को लेकर, इसलिए देना चाह रही है। मेरा भी कोई शौक नहीं है फ्री में देना, इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि फ्री में भी यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। फीस कम कर लो बेटा, तुम लोग फ्री में भी रिजल्ट बनाया जा सकता है। दूसरा कारण इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि अगर फ्री में कोई पढ़ा देना तो हम आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है, गरीबी बहुत है। तो भैया दे रहे हैं आपको, पढ़ लो, अब बन के दिखाओ आईएएस। फिर ये मत कहना कि मम्मी पापा ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी। तो इसलिए श्री आईएएस है ना, कि श्री आईएएस का पर्पज कभी भी न पैसा कमाना रहा है न पैसा कमाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस अलग से एक और है, हम उससे पैसा कमाते हैं, इससे पैसा नहीं कमाएंगे आपसे। इस बिजनेस में मुझे पैसा नहीं कमाना। शिक्षा से पैसा कमाने का मतलब जानते हो क्या होता है? ज्ञान को बेचना। और वेदों पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बेचता है ना, तो वो अल्प ज्ञानी हो जाता है समय के बाद, उसमें धूर्तता आ जाती है। तो मैं उस अल्प ज्ञानी और धूर्तता से बचना चाहता हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है कि मुझे अल्प ज्ञानी नहीं होना है, मुझे अपने ज्ञान की सीमाओं को बहुत ऊपर ले जाना है, क्योंकि मैं सुकरात बनना चाहता हूँ। सुकरात के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बनना चाहता हूँ, बहुत मतलब उसके अंदर क्वालिटी हैं, तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ। हर फील्ड का मुझे नॉलेज हो, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, बन ही जाऊंगा जिंदगी में कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंपेशन के बारे में देख लिया। अब हम इनके बारे में डिफरेंस देख लें और इनकी क्या रेलेवेंस है हमारे लिए वो देख लें, आपका अपने आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 12 पॉइंट और हैं, आप इन चीज़ों को कवर कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये भी देख लेंगे कि अल्ट्रुइज्म और कंपेशन में डिफरेंस क्या। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, वो सिंपैथी एम्पैथी को लेके मैंने बताई दी थी, शुरू में ही बता दिया था, लेकिन फिर से आप लोगों को जो बच्चे बाद में जुड़े हैं या जिनको दिमाग में ना रहा हो, तो वो आपसे इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाए ना कि आप हमें ये बताइए कि सिंपैथी, एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म या कंपेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, ये आपसे पूछते कि इनको क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आप कहेंगे साहब सबसे जो वीक है ना वो सिंपैथी है। ठीक है, सबसे वीक। उससे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना वो आपकी क्या, एम्पैथी है। उससे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अल्ट्रुइज्म है, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो कंपेशन है। मतलब कंपेशन सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू है।
तो इसलिए कंपेशन हर एक पर्सन में होना चाहिए। कहते हैं कि कंपेशन एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिंपैथी है, अल्ट्रुइज्म एक सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैथी है। अर्थात सिंपैथी और इम्पैथी से ही संबद्ध है हमारा ये अल्ट्रुइज्म और कंपेशन। ठीक है, तो हम इसके प्रैक्टिकल को बात बताएं, एक दो बातें और आपको बता दें यहीं पे कि अल्ट्रुइज्म में और कंपेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या, मैंने आपको बोला कि अल्ट्रुइज्म क्या करता है कि अल्ट्रुइज्म में बिना स्वार्थ के, ठीक है, दूसरों की मदद की जाती है, यानी कि दूसरों की वेलबींग को श्योर किया जाता है। अब दूसरों में कोई भी आ सकता है, कोई पुअर भी आ सकता है ना, और कोई रिच भी आ सकता है, यानी कि कोई गरीब भी आ सकता है, कोई धनिक भी आ सकता है। बट कंपेशन में क्या होता है कि हर हाल में उसमें पुअर ही आएगा, उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें आपका मतलब स्ट्रॉन्ग आएगा। अर्थात कंपेशन सही रूप में सही लोगों के लिए, जरूरतमंद के लिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अर्थात अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, उसको सही से इंप्लीमेंट करना है, तो जिस पर्सन में कंपेशन होगा वो वास्तव में सही से इंप्लीमेंट कर पाएगा अपेक्षाकृत अल्ट्रुइज्म के। आप केस स्टडी देखना, जब कराऊंगा तो बहुत सारी केस स्टडी इन्हीं शब्दों के बुनावट से सॉल्व होगी। ठीक है, तो इस चीज को मैं वहां पे आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक, चलिए आपने ये चीजें समझ ली। अब बात आती है कि ये जो अल्ट्रुइज्म है और आपका कंपेशन है, इसको जो हमने कर लिया, तो आता है कि आखिरकार किसी भी पर्सन में हम जब सिंपैथी या इम्पैथी या इन चीज़ों को अपलोड कर देते हैं या उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो उस पर्सन के अंदर कौन सी क्वालिटीज आ जाती हैं, या किसी भी पर्सन में हमें इंसर्ट करना है तो हमें कौन कौन से बेस को अपनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बता दूं ये कि आखिरकार किसी भी पर्सन में एम्पैथी जब आ जाती है, सिंपैथी नहीं पढ़ना होता है हमें, ठीक है, सिंपैथी नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि सिंपैथी में खुद के इमोशंस को बार बार रखोगे तो गलत हो जाओगे ना, हमें दूसरों को ध्यान में रखकर समझना है। तो सिंपैथी में नहीं पढ़ना होता है, एम्पैथी पढ़ना होता है। और एक सिविल सर्वेंट्स के लिए एम्पैथी बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ी। जैसे हम लोग इंटीग्रिटी पढ़े थे, सेम टू सेम वैसी वैल्यू बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जब आपके अंदर जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो निचले लोग हैं, जो शोषण के शिकार हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, जिनके पास विकास की गति नहीं पहुंची है, जो अपने आप को इंडिया के आइडिया से कटा हुआ फेस कर रहा है, जिनके पास गवर्नमेंट की स्कीम सही से पहुंच नहीं पा रही हैं, तभी आप उनके लिए एक अच्छा काम कर पाओगे। सपोज एग्जाम्पल, सीए एनआरसी का इशू आपने देखा होगा, इसमें एक देवी जी बहुत चर्चा में रही। उनके पति देव आगे लोगों की मदद करते थे, खास तौर पे इंडियन आर्मी में वो थे, किसी न किसी पोस्ट पे वो संदर्भित थे। लेकिन जब उनके पति का देहांत हो गया तो वहां पे बाढ़ वगैरह तो आती रहती है, तो उस बाढ़ के कारण उनके घर के सारे डॉक्यूमेंट बह गए। अब वो भारत सरकार को प्रूफ देते देते थक जा रही हैं कि वो सच में इंडियन रेजिडेंट्स की हैं, वो सच में भारतीय हैं। अब सपोज करो अगर किसी आईएएस ऑफिसर के अंदर एक एम्पैथी है उस फील्ड की, उनके उस दर्द की, उस पीड़ा की, कि एक डॉक्यूमेंट्स की कीमत क्या होती है। जैसे आप लोगों ने एक वो सुना होगा ना डायलॉग एक मूवी में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। तो वो एम्पैथी है अपने आप में। तो वो पीड़ा अगर वो समझ पा रहा है तो वो उससे कहेगा माई तुम परेशान मत हो, हम हैं, हम देख लेंगे। अगर एक आईएएस ऑफिसर के अंदर इतनी समझ है कि एक पेंशन की कीमत क्या होती है, तो वो काफी अच्छे से डील करेगा। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं
कि मैं जब कहीं जाता हूँ, ठीक है, मेरे बाबूजी ने मुझे एक बात सिखाई थी हमेशा, जैसे मेरी एक खूबी, मैं तुलसी की चाय पत्ती ने तुलसी की पत्तियां डाल के चाय कोई बनाए तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट मैं जब कभी अपने भाभी के घर जाता हूँ तो भाभी क्या है कि वो तुलसी की पत्ती की ही चाय बनाती हैं, ठीक है, और मजबूरी बस मुझे वो चाय पीनी पड़ती है। लेकिन जब मैं चाय पीता हूँ तो भैया मेरे से जरूर पूछेंगे चाय कैसी लग रही है, वो बहुत अच्छी चाय, जबकि मुझे सच में चाय तुलसी की पत्ती की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। लेकिन उस समय मैं पी लेता हूं। क्यों पी लेता हूं? क्योंकि उस समय भाभी ने पूरे प्रेम भाव से वो चाय बनाई थी कि हाँ हाँ चलो, मतलब आ रहे हैं तो चलो चाय हम बना देते हैं। अब वहां पे अगर मैं टोक दूं कि ये चाय पत्ती ऐसी नहीं डालनी चाहिए, वैसी डालनी चाहिए, अरे पीने के बाद कोई उल्टी थोड़ा ना हो जाएगी, नुकसान थोड़ा ना कर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे दुष्ट टाइप के रिश्तेदार होते हैं, आपके घर में आएंगे, जरा सा नमक सब्जी में तेज हुआ तो उसमें कीना कानी करने लगेंगे, निकालने लगेंगे कमियां। खा लो, क्या दिक्कत है? तो वो कमियां जो निकालते हैं वो वास्तव में क्या है, वो समझ नहीं पा रहे सामने वाले के दर्द को, कि वो कितनी मेहनत से, कितना स्ट्रगल करके वो चीज आपके लिए बना रही है, या कितनी ईमानदारी से आपके लिए परोस रही है। लेकिन आप गुस्से में ना आओ देखे ना ताओ देखे और वो कर दिए। इसीलिए देखना कि कई बार जब पत्नियां घर छोड़ के चली जाती हैं और फिर पति को अकेले कपड़े धोने पड़ते हैं, अकेले किचन का काम करना पड़ता है, अकेले उसको मतलब बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, अकेले ही उसको सब कुछ करना पड़ता है, तो उसको औकात समझ में आ जाती है कि सच में एक औरत ही होती है, उसके काम वही कर सकती है और बहुत अच्छे से कर सकती है, बाकी पुरुष नहीं कर सकता है। जैसे मैं खुद ही समझता हूँ कि जब मैं बर्तन धोता हूँ या मैं सब्जी बनाता हूँ, दाल बनाता हूँ, मैं लाख खाना अच्छा बना लूँ, लेकिन एक दर्द रहता है यार, बर्तन यार धोने, और इस सर्दी में धोने बर्तन, तो समझ में आ जाता है। तब भी मैं जब किसी के घर जाता हूँ ना तो फील कर लेता हूँ यार ज्यादा बर्तन इसके यहाँ वेस्ट नहीं कराने। तो वो चीज अगर आपके अंदर आ जाती है, मतलब दूसरों की सिचुएशन को आप समझ पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक एम्पैथिक फुल पर्सन है। आप 360 डिग्री के एंगल पे हर चीज को लिंक कर पाते हैं। आप सोच पाते हैं कि हाँ ये जो होगा इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे सिंपल सी मैं बात बताऊं आप लोगों को, जैसे मेरे अंदर एम्पैथी है, मैंने कोर ग्रुप सोचा, ठीक है, कोर ग्रुप को मैंने खत्म कर दिया, ये नहीं इंप्लीमेंट किया क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति को हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, या मैंने आपके सपने के साथ समझौता कर दिया, या मैंने आपको धोखा दे दिया, या मैं आपको वो बेहतरीन नहीं बनाना चाहूंगा, बिल्कुल बनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एम्पैथी है, लेकिन उसके रास्ते अलग कर दूंगा। हो सकता है वो रास्ता कोर ग्रुप से ज्यादा अच्छा हो सकता है वो रास्ते में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकता है उस रास्ते में आपके परिवार की, घर की चिंताएं कम हो, आपकी समस्याएं कम हो सकता है। तो इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब एम्पैथिक रूप में सोचते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग को अपनाते हैं, अपने इमोशंस को देखकर, अपनी फीलिंग्स को देखकर, आपकी समस्या को देखकर उसको इंटरलिंक करते हैं और अपनी एटीट्यूड को ऐसा बनाते हैं कि हमारे एटीट्यूड से कंपेशन झलकने लगे, और तब वो हमारी जो एम्पैथी है रियल टाइम पे, रियल पर्सन के लिए और रियल स्कीम के तहत हम उसको सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं, और एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मेंटेन कर पाते हैं, जिसमें अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति यह एहसास कर पाता है कि सच में वो इस देश का पार्ट है। तो इसीलिए सिविल सर्वेंट के लिए एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मेरिट के आधार पर किसी भी इंसान को राइट और रॉन्ग सोचने का अवसर देती है, उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग को इनकलकेट करती है, उसके व्यूज को फ्लेक्सिबल बनाती है। जैसे कुछ लोगों को देखना, उनको एक तरीके का पता नहीं कौन सा रोग है, छी कैसा दिख रहा है वो,
ए छी, उसके अंदर मैनर्स नहीं है। ये कैसे टाइप के लोग होते हैं? ये वही वाले होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है। जैसे आप एक गाना सुनते होंगे ना, कौन सा गाना है? चीटियां कलाइयां रे, है ना? चीटियां कलाइयां, चीटियां कलाइयों का मतलब क्या होता है? गोरी गोरी कलाइयां, है ना? इसका क्या मतलब है? ये अपने आप में लैंगिक भेदभाव की प्रमोशन है कि मतलब जिस देवी की कलाइयां गोरी नहीं है, जिस देवी का रूप सुंदर नहीं है, आप देखना फेयर एंड लवली का नाम फेयर एंड लवली था, ठीक है, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई, फेयर एंड लवली का नाम बदलना पड़ा, उसको फेयर एंड ग्लो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने पहले एक तरीके का लैंगिक भेदभाव किया कि फेयर एंड लवली मतलब फेयर एंड गोरा चेहरा किसके लिए? लवली के लिए, जो ऑलरेडी सुंदर है, मतलब काले लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए उनको नाम बदलना पड़ा। अब सोचो अफ्रीका में क्या फेयर एंड लवली ये लोग बेचते होंगे? बिल्कुल नहीं बेचते होंगे, बिकती नहीं होगी, पटक पटक के मारे जाते होंगे हिंदुस्तान लीवर वाले। हिंदुस्तान लीवर नहीं, अफ्रीकन लीवर होगा वहां पे, तो जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर है, तो ये लोग वहां पे पटक पटक के मारे जाते होंगे, क्योंकि ये ड्रामेटिक चीजें हैं। लवली, ग्रो करना, या चिटियां कलाइयां, या आप देखेंगे लड़की गोरी चाहिए, है ना, शादी वाले जब आते हैं, तो ये सब के सब एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं सोचते, एम्पैथी नहीं सोचते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का वो नहीं होता कि हाँ उनकी बेटी भी तो है जो थोड़ी बहुत सांवली अलग कलर की है, वो उस चीज को नहीं सोचते हैं। तो इस चीज को सोचना चाहिए, ठीक है, तभी हम लॉजिकल रूप में कोई चीज कर पाते हैं। अब हमारा लास्ट यहाँ पे बचता है कि आखिरकार सिविल सर्वेंट्स में एम्पैथी क्यों होनी चाहिए। सिंपैथी मैंने बता दिया नहीं चाहिए, लेकिन एम्पैथी क्यों होनी चाहिए? आपको पता है कि हमारा जब मुल्क, हमारे देश में जब 1792 में और 1947 तक जब सिविल सर्विसेज एग्जाम आया, तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा आईसीएस में तैयार किए गए हुनरमंद ऑफिसर्स को देश में भेजा जाता था। ये लोग क्या करते थे? हमारे देश के आम जनमानस का शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन पर लाठी डंडे भांजते थे, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती थी उससे इनको दूर रखते थे। अर्थात ये आमजन के अकॉर्डिंग नहीं थे। इसीलिए हमारे देश के कई सारे लोगों ने सोचा कि आम जन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, लोगों में वो प्रमोशन लाने के लिए, एक सिविल सर्वेंट को एक तरीके से थिंकिंग बेसिस पे गरीब लोगों की मदद करने के लिए, अंतिम से अंतिम व्यक्ति को पंक्ति में अग्रसर करने के लिए हमें एम्पैथी की वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब बात है देश की विकास की, अब बात है देश के डेवलपमेंट की। पहले बात थी कि ब्रिटिश एम्परर को प्रमोट करने की, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश करने की, या ब्रिटिश टेरिटरी को प्रॉफिट पहुंचाने की, न कि जिस टेरिटरी में वो वर्क कर रहे उसको। तो इसीलिए कहा जाता है कि एम्पैथी जो थी उस समय एब्सेंट थी, बट अब एम्पैथी उसको प्रेजेंट किया गया कई सारी चीजों के माध्यम से। जैसे कुछ लोगों को बुक्स, कुछ लोगों को मूवीज, कुछ लोगों को आर्टिकल्स, कुछ लोगों को रियल लाइफ, कुछ लोगों को भारत दर्शन, कुछ लोगों को अधीनस्थ गांव की पोस्टिंग क्यों दी जाती है किसी आईएएस ऑफिसर को? ताकि तुम गांव को नजदीक से देखो, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की समस्या को देखो, उनकी पेन सिचुएशन को समझो, और तब जाके आईएएस बनने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एम्पैथी के साथ में मिलके रैशनल थिंकिंग को डेवलप करेगा, और आपके अंदर के जो रिजिड कस्टम्स हैं, रिजिड नॉर्म्स हैं, उनको लाइट करने का प्रयत्न करेगा, ताकि आप अपनी उस जाति, धर्म, अपनी रहीसत के बंधन से ऊपर उठकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके, सतही जीवन जी सके। समझ गए? तो इसलिए ये काम किया जाता है,
इसलिए कहा जाता है कि उस व्यक्ति में एम्पैथी को इनकलकेट किया जाए। ठीक है, सिनेमा के माध्यम से। आप देखना, पहले हमारे यहाँ लोग इतना पैट्रियोटिक नहीं हुआ करते थे, इतना देशभक्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन राजी गाजी, ठीक है, राजी के बाद गाजी मूवी, सॉरी गाजी तो पहले ही आई थी, ठीक है, गाजी आ गई, उसके बाद आपका उड़ी आ गया, उसके बाद 26/11 आ गई, ठीक है, उसके बाद अक्षरधाम की वेब सीरीज आ गई, और भी कई सारी मूवीज आ गई। तो इन्होंने क्या किया, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जनरेट कर दिया। हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स ये क्या हैं, आप रमजान की बात हो, ईद की बात हो, होली की बात हो, दिवाली की बात हो, वैशाखी की बात हो, क्रिसमस की बात हो, ये सारे त्योहार एक साथ सबको मिला देते हैं, एक दूसरे के कल्चर को मोटिवेट करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि अभी हाल ही में क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, उस क्रिकेट मैच में जो पाकिस्तान जीता, ठीक है, और जो इंडिया को लॉस हुआ T20 में, तो इंडिया के लॉस होने के बाद विराट कोहली सर ने जिस तरीके से पाकिस्तान के दोनों ओपनर यानी कि कप्तान और विकेटकीपर उनको गले लगाया, वो एक तरीके का एम्पैथी थी कि तुम आज जितने खुश हो, इतने खुश कभी हम भी थे। या उन लोगों ने जो इंडियन टीम की तारीफ की, वो एक तरीके की एम्पैथी थी। क्यों? क्योंकि वो भी कई बार ऐसे मैच हारे थे, वो एक तरीके की एम्पैथी है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी सर ने पाकिस्तान के एक क्रिकेट प्रेमी चाचा जी हैं, ठीक, वो पाकिस्तान के हैं, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री टिकट उनको प्रोवाइड कराते हैं, कहीं पे भी इंडिया का मैच हो या कहीं पाकिस्तान का मैच हो, जबकि है पाकिस्तान के। लेकिन धोनी सर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि धोनी सर को एम्पैथी है कि टिकट नहीं मिलता है तो क्रिकेट की कीमत क्या होती है। उस एम्पैथी को उन्होंने जग जाहिर किया, इसीलिए वो हर एक पर्सन से देखना नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, नॉर्मल तरीके से बातें करते हैं। तो उस एम्पैथी को समझो। आप लोगों को मैंने पर्सनली कॉल करने का अगर अवसर दिया है कि आप हमें पर्सनली बात कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि मैं भी कभी तरसता था कि टीचर से डायरेक्ट बात हो जाए, तो वो एक एम्पैथी है हमारे कल्चर को प्रमोट करने की, ताकि आप भी आगे जब IAS बन जाएं तो आपके पास भी विजिटर के रूप में अगर मैं आऊं तो आप ये कहते कह रहे सर आप आ सकते हैं, हाँ इनको आने दो, एक काम करो इनको 10 मिनट बाहर ही बैठने दो। ऐसा ना करें आप, या आपके कुछ ईष्ट जन, कोई स्वजन आपसे मिलने आए तो उसका अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े। तो ऐसी चीजें हो जाएं आपके अंदर, इसलिए एम्पैथी की बात की जाती है। भारत दर्शन आपको इसीलिए कराया जाता है कि आपके अंदर एम्पैथी की वैल्यू अंदर क्रिएट हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको एक से एक लोगों से मिलना होता है, अलग अलग टाइप के लोगों से। तो गवर्नेंस को श्योर करने के लिए और सिटीजन फ्रेंडली बनने के लिए आपके अंदर ये फीचर होना चाहिए, तभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका सेंस ऑफ जस्टिस, उसमें एक प्योरिटी आएगी और उसकी सिग्निफिकेंस को आप क्रिएट कर पाएंगे। वरना तो एक पोस्ट में कोई भी रहता है, रह के चला जाता है, पी नरहरि सब थोड़ा ना बन पाते हैं। या जो तेलंगाना के कलेक्टर साहब हैं वो जमीन में बैठ जाते हैं, बाकी थोड़ा ना कोई बैठ सकता है। क्यों वो बैठ गए? क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग याद आ गई होगी। जैसे मैं आपको छोटी सी भी बात बताऊं, आज भी मेरी स्थिति ऐसी है, मैं कितना भी खाना खाता हूं घर पे, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि बगल में कहीं पे भंडारा लगा है, ठीक है, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, ढेर सारा भंडारा में खाना खा लूंगा और बिल्कुल वैसे ही जमीन में फट्टे पे बैठ के वैसे ही खा लूंगा। या मैं कहीं पे भी चला जाऊं, मुझे वहां कुर्सी या सीट नहीं मिल रही है, मैं अपने आप नीचे जमीन पे फट्टे पे बैठ जाऊंगा। नहीं सोचता हूं कि फट्टा बैठना मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं इस पोस्ट पे हूं तो बैठूं या ना बैठूं, ये नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं ठीक है यार जो भी है, क्योंकि मुझे अपनी वो गरीबी के दिन याद आ जाते हैं। जब मैं ऑटो में, टेम्पो में जब सफर करता हूं तो मैं सोचता हूं अभी मैं बताओ 300 रुपए का ऑटो एक सेकंड के लिए बुक कर लेता हूं तुरंत,
और चला जाता हूँ, वापस चला आता हूँ। 600 रुपये लगा के मैं 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा कर लेता हूँ। 1200 रुपये खर्च करके मैं किराया लगा के अपने घर आ जा सकता हूँ। जरा सा भी नहीं सोचता हूँ। तो क्यों नहीं सोचता हूँ, लेकिन दिमाग में रहता तो है कि हाँ यार एक जमाना था इस गरीबी का, वो ध्यान रखता हूँ क्योंकि मुझे याद दिलाता है। जैसे आज भी मैं रात में, मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं जब खाना खा लूँगा, ठीक है, तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा गुड़ जरूर खाऊंगा, जरूर। वो गुड़ मेरी आदत है, मतलब सन 2000 से कभी नहीं छूटा है मेरा गुड़, खाता ही रहता हूँ जरूर। मेरा भाई मुझसे कहता है कि मतलब गुड़, मतलब एक बार चिढ़ाया था मेरे को उसने कि गुड़ खाने वाले लोग क्या समझे पैसा क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरी औकात ही गुड़ वाली है, तुम क्यों परेशान हो। तो ये सिचुएशन है क्योंकि हम अपनी गरीबी को जीना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। आज मैं 40 रुपए के पैंट खरीदता हूँ, लोअर वगैरह जो उस पर नहीं मिलते ठेले पे, मैं वो जो चप्पलें मिलती है ना 40 रुपए की ले लो, 50 रुपए की ले लो, ढेर वाली, वो वाली चप्पलें खरीद लेता हूँ। सरोजनी नगर की मार्केट जो दिल्ली में लगती है, वहाँ से जाके 100 रुपए में सस्ती सस्ती टी शर्टें खरीद लेता हूँ अपने लिए। हालांकि वो लेडीज़ मार्केट है बट वहाँ जेंट्स के भी कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ सस्ती सस्ती टी शर्टें खरीद लेता हूँ और 100 रुपये की बहुत ज़्यादा चल जाती हैं। 700 रुपये की थोड़ा ना खरीद सकता हूँ। एक बार एक बच्चे ने मेरे सामने 3100 रुपये की टी शर्ट खरीदी और उसकी चली मतलब 2 साल, मेरी चली 4 साल। मैंने कहा मैं तो फिर भी ठीक हूँ, 3100 में तो मेरी 31 टी शर्टें आ जाएं। लेकिन भैया ना उनको चाहिए कंपनी का ट्रेडमार्क, मेरे को कंपनी से मतलब नहीं है। तो ये सिचुएशंस आपको एम्पैथी में मदद करती हैं। जब आप आईएएस बनेंगे तो फिर आप भौकाल लेकर नहीं चलेंगे, काफिला लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा यार आपके गांव में तो बेरोजगारी और आप काफिला लेकर चल रहे हो। आप जब गांव जाओगे तो किसी गरीब बच्चे से या जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, हिंदी में बात करोगे। जैसे आजकल के माता पिता अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, बेटा बोलो काऊ, बेटा बोलो मॉम, बेटा बोलो डैड। पागल कहीं के, मतलब इससे थोड़ा ना बच्चा एजुकेट हो जाता है। बच्चे को संस्कार दो कि वो जो दूसरे बच्चे से बात करे उसको हिंदी आती तो उसे हिंदी में ही बात करे, इंग्लिश में बात ना करे। जैसे सिंपल से मैं बताऊं, मैं जब घर जाता हूं ना और आसपास के लोग जब मेरे से मिलने आते हैं तो मैं उनसे घर की ही बात करता हूं, घर के लैंग्वेज पे। रत्ती भर पढ़ाई की बात नहीं करता हूं, कभी भी नहीं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मतलब निचली कास्ट का व्यक्ति है, ठीक है, वो खुद ही मतलब उसकी ये टोन है, मेरी टोन नहीं है। मैं जब उसके यहाँ जाऊंगा सुबह सुबह, जैसे मैं यहाँ से घर गया तो मेरी खूबी यहाँ से घर जाऊंगा, तुरंत नहाऊंगा, नहाने बाद पूजा किया, पूजा करने बाद घर की चाय नहीं पीता हूँ, तुरंत स्कूटी निकाली और तुरंत उसके पास गया। लगभग 4 किलोमीटर दूर रहता है, बहुत दूर, वहां चला गया और उसके यहाँ जाते ही उस सुबह की चाय उसके साथ पीता हूँ। तो रोज क्या कह रहे यार तुम यार इस जाति के हो, मैं इस जाति का हूँ, समाज क्या कहेगा, वो क्या। अरे भाड़ में जाए यार, किस जाति के किस जाति के नहीं है, तुम ये सोचते हो, मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ। बोला नहीं नहीं यार वो बात नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि तुम मेरे यहाँ चाय पीने आए हो ये। मैंने कहा हद करते हो यार। अब मैं क्यों उसके साथ ऐसा करता हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि एक जाति विशेष को कैसा फील होता है जब उसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो मैं उसको साथ में रखता हूं, उससे बातें करता हूं, उसको साथ में उसके घूमता हूं, साथ में खाता हूं, ताकि उसको एहसास ना हो। और ये सच में करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हैं, जैसे मेरी एक आदत है, मेरे को अगर मुस्लिम व्यक्ति से मिलाओगे तो मैं पूरी की पूरी टोन मुस्लिम वाली ही बोलूंगा। मेरे को अगर आप किसी सिख पर्सन से मिलाओगे तो उससे सिख वाली लैंग्वेज में बात करूंगा। मेरे से अगर कोई हिंदुत्व वाले से मिलाओगे तो हिंदुत्व वाली बात करूंगा। मेरे से अगर कोई आप ईसाई वाली बात करोगे तो ईसाइयत वाली बातें करूंगा, उससे चर्च की बातें करूंगा, ईसा मसीह की बातें करूंगा, राम की बात करूंगा, रहीम की बात करूंगा। मतलब मेरे अंदर ये चीज है। इसीलिए मेरे साथ जो भी कम्युनिटी आती है या जो भी पर्सन आता है वो एक बार मिलने के बाद मेरे से यही कहता है कि तुम मेरे धर्म में क्यों नहीं आ जाते। तो मैं उससे कहता हूं भाई मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। तो ये समझने वाली बात है, ये एक सिविल सर्वेंट का बेस्ट फीचर है। अब आपको केस स्टडी जब पढ़ाऊंगा तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
लेकिन इतना तो समझ गए कि हमारे यहाँ के मल्टी डायमेंशनल कल्चर को रेगुलेट करने के लिए, मल्टी लिंग्विस्टिक लोगों को रेगुलेट करने के लिए, मल्टीपल लोगों को मतलब पुअर एंड रिच लोगों को डील करने के लिए, या इंडियन पॉलिसी को, गवर्नमेंट की स्कीम को अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी भी व्यक्ति में एम्पैथी का होना जरूरी है। अब जब भी आप यूपीएससी का जीएस का कोई भी पेपर का आंसर लिखते हैं ना, किसी भी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लिखते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन सही से कराने का सजेशंस देते हैं, तो आप बता दें कि गवर्नमेंट को न केवल इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बल्कि सिविल सर्वेंट को अपने अंदर एम्पैथी की वैल्यू को जगा के इसको सही रूप में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम से अंतिम जन इस स्कीम का सदुपयोग कर सके। अब आपने जहां एम्पैथी वर्ड डाल दिया ना, 100% एग्जाम्पल बहुत कुछ समझ जाएगा एग्जामिनर, और एग्जामिनर को लग जाएगा कि यार आपने सही बात बोली। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली बात है कि हाँ, कि सिंपैथी, एम्पैथी, टॉलरेंस और अल्ट्रुइज्म क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको अगर आ जाएगा कि करुणा का क्या मतलब है, आपको आ जाएगा परोपकार का क्या मतलब है, आपको आ जाएगा कि समानुभूति का क्या मतलब है। ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड देखना, इसमें समानुभूति और सहानुभूति में, ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सहानुभूति का क्या मतलब है। समान का मतलब होता है दूसरे की सिचुएशन को अपने समान समझना। सहान का मतलब होता है दूसरे की सिचुएशन को बस समझ लेना। ठीक है, उस स्थिति को कभी मतलब उस पर रहे ना हो आप। ठीक है, परोपकार का मतलब ये होता है दूसरों की मदद करना। करुणा का मतलब ये होता है दूसरों की मदद करना, लेकिन विशेषकर गरीब या वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा लगभग हमारे 2 से 3 टॉपिक बच जाते हैं, जिसमें मैं आपको एक टॉलरेंस वाला करा दूंगा। ठीक है, टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा होगा 2013 के आसपास टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के संदर्भ को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट चली थी, सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेके। तो इसको बताऊंगा अगले टॉपिक में। आपको ये भी बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ये टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। और आपके लगभग 1-2 टॉपिक और कौन से हैं, इसको कवर करने के बाद हाँ बस इतना ही आपका हो जाएगा। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस तो मैंने आपको कवर करा ही दिया है। अर्थात मैं देख लूँ यहाँ पे आपका और क्या बचेगा, यानी कि मैंने आपको सत्यनिष्ठा करा दिया, अभिरुचि करा दी, भेदभाव रहित करा दिया, गैर तरफदारी करा दी। ठीक है, आपका सहानुभूति करा दिया। ठीक है, एक तरीके का संवेदना भी आपको हो गया है। अब आपके बस बचते हैं 2, एक निष्पक्षता, समर्पण भाव। ठीक है, और दूसरा सहिष्णुता। मतलब ये 3 पार्ट हैं, इन 3 को हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, वैसे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव एक तरीके का आप ये कह सकते हो कि सत्यनिष्ठा ही है। ठीक है, निष्पक्षता एक तरीके का आपका भेदभाव रहित ही है। तो सिर्फ टॉलरेंस बचता है, उसको कवर करा देंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और जब ये हमारा कवर हो जाएगा तो फिर हम प्रोबिटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे 2-3 दिन में, मतलब जब क्लास हमारी सारी हो जाएंगी तो आपको सारी पीडीएफ शेयर कर देंगे। फिर आप अपना उसके नोट्स बना लेना और दोबारा से एक बार फिर से सुन लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।